तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। टाइटल लोगों ने पढ़ी लिया होगा तो शुरू करें। यस सर, आज हमें करना है सप्लाई अंडर जीएसटी का चैप्टर। दिस वीडियो इज फुल्ली अपडेटेड फॉर योर अटेम्प्ट। तो तुम इसको उसी नज़रिए से देखो कि तुम्हारे लिए अपडेटेड, रेलेवेंट, एकदम अमेंडेड वीडियो है ये। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम शुरू करते हैं सप्लाई अंडर जीएसटी का चैप्टर। ठीक है जी, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है जी। चलो, सबसे पहले बहुत ऑब्वियस चीज़ से स्टार्ट करते हैं। वट आर गुड्स एंड वट आर सर्विसेज। जीएसटी किस पे लगता है? गुड्स और सर्विसेज पे। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो गुड्स क्या है और सर्विसेज क्या है? पहली बात तो सर देखो, गुड्स क्या है? एवरी मूवेबल प्रॉपर्टी। इसी चीज से पता चलता है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स नहीं है, ओके। और सारी तरह की मूवेबल प्रॉपर्टी गुड्स है, ओके। डन होगी बात। फिर आती है सेकंड चीज, मनी एंड सिक्योरिटीज। ना गुड्स है ना सर्विसेज है, तो पैसे का लेन देन के ऊपर जीएसटी नहीं लगता और सिक्योरिटीज के सेल परचेज के ऊपर जीएसटी नहीं लगता, ओके। फिर आता है गुड्स के अंदर और क्या क्या आता है? एक्शनेबल क्लेम्स एंड थिंग्स अटैच टू लैंड। एक्शनेबल क्लेम्स, ग्रास, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड थिंग्स अटैच टू लैंड दैट आर अग्रीड टू बी सीवियर्ड। जो कि अग्री किया जाता है कि सप्लाई के चलते हम इसको काट के आपको दे देंगे। जैसे क्रॉप्स हो गई, बढ़ रही है, काट के दे देंगे। कोई साइनेज का पोल लगा हुआ है, कोई साइन वाला पोल लगा हुआ है, वो थिंग्स अटैच टू लैंड है, तो हम आपको निकाल के दे देंगे। समझ रहे हो? एंड एक्शनेबल क्लेम्स। एक्शनेबल क्लेम्स में सब कुछ आ जाता है, बहुत कुछ आ जाता है। एक्शनेबल क्लेम्स इज मोर लाइक ऐसी कोई भी चीज़ जिस पे तुम अपना हक जमा सकते हो, जिसको तुम क्लेम कर सकते हो, जिस पे तुम एक्शन ले सकते हो कि ये चीज़ मेरी है। जैसे तुम्हारे डेटर्स, तुम जाके कोर्ट में एक वो कर सकते हो ना, क्लेम कि मेरे इसने पैसे देने हैं और वो तुम्हारा एसेट है, ओके। लेकिन ये यहाँ पे तो गुड्स में आ जाता है डेफिनेशन में, लेकिन आगे जाके जब तुम शेड्यूल 3 पढ़ोगे तो एक्शनेबल क्लेम्स जीएसटी से बाहर है। सिर्फ कुछ एक स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जीएसटी के अंडर है, वो हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिर आ जाता है सर्विसेज क्या है सर। सर्विसेज में क्या क्या है? वट इज यानी क्या क्या है? एनीथिंग अदर देन गुड्स। एनीथिंग अदर देन गुड्स तो सर्विसेज है। तो पॉइंट समझो, जीएसटी में उनकी कोशिश क्या है कि जितना कुछ तुम्हें दिखता है जीएसटी के अंदर ले आओ। जीएसटी के अंदर ले आओ, सबके ऊपर जीएसटी लगना चाहिए। अब वो लगेगा कैसे? अगर तुम गुड्स बोलोगे सारी मूवेबल प्रॉपर्टी और सर्विसेज बोलोगे एनीथिंग अदर देन गुड्स, तो सब कुछ ही आ गया ना, सिर्फ इमूवेबल प्रॉपर्टी को छोड़ के, ओके। मनी एंड सिक्योरिटीज यहां से भी बाहर है। सर्विसेज रिलेटेड टू कन्वर्जन ऑफ मनी। जैसे तुम बेसिकली रुपए का डॉलर बनवाने चले गए, तो उसकी जो सर्विसेज के ऊपर अगले ने कमीशन खाई है, उसके ऊपर भी जीएसटी लगता है, वो भी सर्विसेज है। तुम किसी से 500 के बजाय 100 के नोट लेने गए, डिनोमिनेशन चेंज करवाने गए, उस पर भी सर्विसेज के ऊपर अगर अगले ने कमीशन खाई है तो उस पर भी जीएसटी है। तो ये सारी सर्विसेज हैं। तो बेसिकली मनी एंड सिक्योरिटीज वैसे जीएसटी के बाहर हैं, लेकिन मनी एंड सिक्योरिटीज के रिलेटेड जो सर्विसेज है वो जीएसटी के अंदर है, वो सर्विसेज हैं। ओ ओके। तो सर बात यहाँ पे आती है, हमें गुड्स और सर्विसेज तो हो गई क्लियर। अब बात आ जाती है कि सप्लाई सेक्शन 7 जो है, जो तुम्हारा सेक्शन 7 है, जो तुम्हारा सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 कौन सा है? सप्लाई। सप्लाई कौन सा है? सेक्शन 7। और सेक्शन 7 कौन सा था? सप्लाई। तो फिर हम सप्लाई स्टार्ट करते हैं, जो कि है सेक्शन 7, ठीक है। तो सेक्शन 7 क्या बोलता है? सेक्शन 7 में क्या क्या है पहले समझो। सप्लाई सप्लाई होता क्या, सिंपल समझो। एक टैक्सेबल इवेंट होता है, एक टैक्सेबल इवेंट होता है। तुम देखो एक बिजनेस में या किसी भी एक ट्रांजेक्शन में कितना कुछ होता है। एडवांस दिया जाता है, गुड्स भेजी जाती हैं, या फिर सर्विसेज दी जाती हैं, या फिर उसका इन्वॉइस बाद में कटता है, या फिर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है उस चीज़ की, या फिर उस चीज़ की ट्रेडिंग हो रही है। कितना कुछ होता है। अब पुराने लॉ में तो बहुत कुछ होता था कि मैन्युफैक्चरिंग पे अलग टैक्स, ट्रेडिंग पे अलग टैक्स, सर्विसेज पे अलग टैक्स, ऐसे ऐसे। यहाँ पे उन्होंने जीएसटी में एक सिंपल एक चीज़ छोड़ के एक चीज़ चला दी, डेट इज सप्लाई। कि जब सप्लाई हो जाएगी गुड्स और सर्विसेज की तो उसके ऊपर लगेगा जीएसटी, सिंपल। तो टैक्सेबल इवेंट है तुम्हारा सप्लाई, कि जब सप्लाई हो गई समझ लो जीएसटी लग जाएगा, ठीक है। तभी हम बाद में फिर पढ़ते हैं कि टाइम ऑफ सप्लाई क्या है, प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है, क्योंकि सप्लाई का ही सब कुछ देखना पड़ता है कि सप्लाई के अकॉर्डिंग ही जीएसटी लगेगा, ओके। सप्लाई सेक्शन 7 क्या क्या इंक्लूड करती है? ऑल फॉर्म ऑफ, इसमें एक एबीसी टेस्ट याद रखना, एक्टिविटीज, बिजनेस एंड कंसिडरेशन, एबीसी। ऑल फॉर्म ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज इंक्लूडिंग सेल, बाटर, लीज, एक्सचेंज, ट्रांसफर, रेंटल, बाटर, आई डोंट नो, वट एवर, सब तरह की चीजें, कुछ भी तरह की सप्लाई हो रही है, कुछ भी तरह की ट्रांजेक्शन हो रही है, किसी भी तरह की सप्लाई हो रही है, दैट इज कंसिडर्ड एज सप्लाई अंडर जीएसटी। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, सिंपल। फिर आ जाता है इन द कोर्स और फर्दरनेस ऑफ बिजनेस। जो भी चीज तुम कर रहे हो, जो भी चीज तुम कर रहे हो सप्लाई, वो बिजनेस के कोर्स में हो रही है। मतलब ये कि मैं सप्लाई क्या कर रहा हूँ, लेट से मैं अपना गाड़ी बेच रहा हूँ, मैं बेच रहा हूँ। अब मेरा बिजनेस थोड़ी ना गाड़ी बेचने का, लेकिन मैं तो अपनी गाड़ी बेच रहा हूँ ना, और मेरे को उसके बदले में कंसीडरेशन भी मिलेगी, कंसीडरेशन भी मिलेगी। तो क्या मैं उस पर जीएसटी भरूंगा? ऑब्वियसली नहीं, क्योंकि मेरा बिजनेस नहीं है। तो इसलिए तीनों टेस्ट सेटिस्फाई होने जरूरी हैं, कि कोई ना कोई एक्टिविटी भी हो, उस चीज़ का, उस बंदे का बिजनेस भी हो, एंड उसके लिए कुछ कंसिडरेशन भी मिल रही हो।
ठीक है। दूसरा ले लेते हैं कि यार मेरा वैसे तो बिजनेस है ना, मान लो मेरी सचिन रेजा क्लासेस हैं, ठीक है। तो सचिन रेजा क्लासेस में मैं ऑफ कोर्स क्लासेस बेचता हूँ, लेकिन मेरा कोई रिश्तेदार आ गया तो बोल रहा है कि फ्री में दे दे क्लासेस, तो मैंने फ्री में दे दी। अब जो मैंने फ्री में ही दे दी तो मैं उसके ऊपर थोड़ी ना जीएसटी भरूंगा। जो चीज़ के लिए मेरे को कंसिडरेशन ही नहीं मिली, बिना कंसिडरेशन के मैं जीएसटी थोड़ी भर दूंगा। ओके, ठीक है। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि सप्लाई के लिए तीनों चीज़ें चाहिए, कोई ना कोई एक्टिविटी होनी चाहिए, फॉर अ बिजनेस होनी चाहिए, एंड फॉर कंसिडरेशन होनी चाहिए। कौन सा था सप्लाई? सेक्शन 7। हाँ, सेक्शन 7 तो तुम्हें मतलब वही बात है ना कि तुम एक बार को अपना नाम भूल जाना, सेक्शन 7 नहीं भूलना। इतना सीरियस भी नहीं लेना, बट स्टिल मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट है सेक्शन 7 तो एटलीस्ट। ओके, अब फॉर अ कंसिडरेशन में एक चीज़ ध्यान के रखनी है, कंसिडरेशन की डेफिनेशन में क्या क्या है। अगर मान लो तुम एक चीज़ समझो कि जैसे मान लो तुम कहीं रेंट पे रहने गए, तो तुम्हें बहुत जगह बोलते होंगे कि 1 मंथ रेंट डिपॉजिट करना पड़ता है जी, ठीक है। अब मैं वहाँ पे गया, मान लो कहीं पे 15,000 रेंट है, मैं वहाँ पे 15,000 डिपॉजिट कराया और 15,000 इस मंथ का रेंट दिया। तो वो रेंट वाला जो लैंडलॉर्ड है वो किसके ऊपर जीएसटी भरेगा? 30,000 के ऊपर के 15,000 के ऊपर? 15,000 के ऊपर, बिकॉज 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 वो जो डिपॉजिट है वो तो रिफंडेबल होता है। अभी वो उसके लिए कंसिडरेशन बनी नहीं है। वो उसके लिए कंसिडरेशन कब बनेगी? जब 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 वो डिपॉजिट को रेंट के अगेंस्ट अप्लाई करेगा। कि जैसे मान लो मैं लास्ट मंथ जो जा रहा हूँ, मैंने उसको बोला लास्ट मंथ मैं रह रहा हूँ, मैं रेंट नहीं दूंगा तेरे को, जो मैंने सिक्योरिटी दी हुई थी ना वही एडजस्ट कर ले इसके अगेंस्ट। देन एंड ओनली देन वो डिपॉजिट जो है वो कंसिडरेशन बनेगा, ठीक है। और कंसिडरेशन में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से अगर कोई सब्सिडी मिलती है तो वो कंसिडरेशन का पार्ट नहीं बनती है। ये तुम्हें वैसे तो वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में भी पता चल जाता है, बट स्टिल अपन पढ़ रहे थे तो मैंने साथ ही बोल दिया। फिर आ जाता है सप्लाई में और क्या क्या आता है। एबीसी टेस्ट आ गया, एक तो एबीसी आ गया, ठीक है बात। फिर क्या क्या आता है? ट्रांजैक्शंस बिटवीन अ पर्सन जो कि इंडिविजुअल नहीं है एंड इट्स मेंबर फॉर कंसिडरेशन। तो कोई भी है, मान लो एक पार्टनरशिप है और उसके पार्टनर्स हैं, तो पार्टनरशिप इज अ पर्सन एंड इट्स मेंबर्स, जो उसके पार्टनर हैं या जो भी उसके उसके जो बंदे हैं उनमें आपस में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, डेट इज ऑल्सो सप्लाई। और फॉर कंसिडरेशन, यहाँ पे भी कंसिडरेशन जरूरी है, समझ रहे हो। जैसे बहुत बार तुमने देखा होगा कि कोई क्लब्स बन जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ पे लुधियाना में जैसे मान लो लोधी क्लब है, सतलुज क्लब है ना, लायंस क्लब है। तो अब वो क्लब है, वो क्लब क्या होता है कि 10 मेंबर मिलके बोला हमने एक क्लब बनाया, तो वो क्लब के मेंबर बन गए। अब वो क्लब जो मेंबर्स को सर्विसेज देगा उस वो भी सप्लाई है, प्रोवाइडेड वो फॉर अ कंसिडरेशन है, ठीक है। ओके, ये चीज़ बेसिकली क्लैरिफाई करा उन्होंने कि तुम ऐसे मत समझ लेना कि जस्ट बिकॉज तुम 10 लोगों ने मिलकर एक एंटिटी बनाई है तो वो तुम एक ही हो, नहीं, तुम लॉ की नज़र में हमेशा सेपरेट रहोगे। ओके, ठीक है बात, ठीक है सर। फिर आ जाती है भाई साहब एबीसी टेस्ट हो गया, मतलब एबीसी भी सप्लाई है, ट्रांजैक्शन बिटवीन अ पर्सन विच इज नॉट एन इंडिविजुअल एंड इट्स मेंबर्स भी सप्लाई है। फिर थर्ड आ जाता है इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट तो अभी थोड़ा साइड रख दो, पहले इधर वाले पार्ट पे देखो। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, फॉर अ कंसिडरेशन पैसा मिल रहा है। तो यहाँ पे अब तुम्हें याद है मैंने ऊपर पढ़ाया था तुम्हें एबीसी टेस्ट की एक्टिविटी भी होनी चाहिए, बिजनेस भी होना चाहिए, कंसिडरेशन भी होनी चाहिए। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज इज एन एक्सेप्शन, इज एन एक्सेप्शन। अगर तुम इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, इंपोर्ट कर रहे हो एंड सर्विसेज का, गुड्स का नहीं, इंपोर्ट कर रहे हो सर्विसेज का, एंड फॉर अ कंसिडरेशन कर रहे हो, तुम उसके बदले में पैसे दे रहे हो, तो चाहे वो बिजनेस पर्पज के लिए है चाहे नहीं है, इट इज अ सप्लाई अंडर जीएसटी, इट इज अ सप्लाई अंडर जीएसटी, ठीक है बात। ये चीज क्लियर रहेगी? यस सर। तो एक एक्सेप्शन होगी बिजनेस वाले की कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन, फिर चाहे वो बिजनेस के लिए है चाहे नहीं है, इट इज अ सप्लाई। फिर बात आ जाती है कि भाई विदाउट कंसिडरेशन है, तो अब मैंने तुम्हें ऊपर फिर से बोला था कि एबीसी टेस्ट एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस होना चाहिए एंड फॉर अ कंसिडरेशन होना चाहिए। लेकिन कंसिडरेशन ना हो इसकी तो चार एक्सेप्शन है, इसकी तो चार एक्सेप्शन है। दोज आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 1 टू योर सीजीएसटी एक्ट, जो सेक्शन 7 का है। क्या है वो? एक्टिविटीज विच आर कंसिडर्ड एज सप्लाई इवन विदाउट कंसिडरेशन, इवन विदाउट कंसिडरेशन। जिनके पास इस समय पुरानी रिवीजन बुक होगी वो हो सकता है देख रहे होंगे कि ये नया कहाँ से आ गया। मैंने काफ़ी चेंजेस करे हैं रिवीजन बुक में, तो जो तू पुरानी है तुम्हारे पास उसको छोड़ दो, तुम्हें ये पूरी पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल में फ्री में दे दूंगा, बात ही खत्म। इसको मैं एज इट इज़ पब्लिक कर दूंगा अपने टेलीग्राम चैनल पे, तो तुम चाहे इसका प्रिंट निकलवाना चाहे इसको जैसे मर्जी करना, ये तुम्हें मिल जाएगी, ठीक है बात, ठीक है सर। हाँ जी, तो एबीसी टेस्ट हमने पढ़ लिया। एबीसी टेस्ट क्या था? एक्टिविटी होनी चाहिए, बिजनेस के लिए होनी चाहिए एंड फॉर अ कंसिडरेशन होनी चाहिए। बिजनेस की एक्सेप्शन पढ़ ली हमने, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन। कंसिडरेशन की एक्सेप्शन ये 4 हैं,
कि अगर कंसिडरेशन नहीं भी है किसी सप्लाई में तो भी ये सप्लाई मानी जाएगी। ओ क्या क्या है? फर्स्ट इज परमानेंट ट्रांसफर ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तुमने कोई फर्नीचर खरीदा तो तुम्हें ये बात पता होनी चाहिए कि जीएसटी में किसी एसेट की लाइफ है 5 साल। अब तुमने क्या करा, तुम्हारा एक दोस्त था, समझ रहे हो तुम, मैं समझाता हूँ कि लॉ मेकर कैसे सोचता है और रियल लाइफ में लोग चालाकियां कैसे करते हैं। मान लो सचिन रेजा क्लासेस है, सचिन रेजा क्लासेस लेट्स से इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी, है नहीं है अभी, है ना, लेट्स से इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। और मेरे पास मेरा एक दोस्त आया, कहता सचिन यार मेरे को ना लैपटॉप खरीदना, लैपटॉप, तो एक काम करना, तू लैपटॉप खरीद फर्म के नाम पे, मस्त उसका आईटीसी ले और उसके बाद मेरे को फ्री में दे दे, फ्री में दे दे, तेरा मतलब मैं तेरे को कैश में दे दूंगा या जैसे मर्जी तू बिजनेस में शो कर दे कि मैं तूने मेरे को फ्री में दे दी, तो तेरी सेल भी नहीं गिनी जाएगी, तो तेरे को जीएसटी भी नहीं भरना पड़ेगा और तूने फ्री में दे दी। ऐसी चालाकी पकड़ ली उन्होंने कि भाई साहब कहाँ कहाँ क्या किधर किधर किधर, इधर आओ इधर आओ। तो उन्होंने बोला कि तुमने अगर किसी बिजनेस एसेट का, बिजनेस एसेट ऑब्वियसली जो बिजनेस में एसेट है, सिंपल, इतना दिमाग मत लगाना इस पर, उसका परमानेंट ट्रांसफर कर दिया कि दे दिया उसको, ऐसे नहीं है कि उसको मैं सुबह दिया कि शाम वापस कर जाएंगे, नहीं नहीं, टेम्परेरी ट्रांसफर नहीं है, परमानेंट ट्रांसफर है, कोई उसके साथ रेंटल एग्रीमेंट या ऐसा कुछ नहीं है, परमानेंट अपनी बुक्स में मैंने लैपटॉप राइट ऑफ कर दिया कि मैंने इसको दे दिया, ट्रांसफर कर दिया, तो परमानेंट ट्रांसफर है, बिजनेस एसेट है, और वो एसेट कौन सा है जिसके ऊपर आईटीसी हैज बीन अवेल्ड। तो अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई होती है, नंबर 1 कि ट्रांसफर परमानेंट था, नंबर 2 एसेट जो था वो बिजनेस एसेट था, एंड नंबर 3 उस पर मैंने आईटीसी ले रखा था, तो उसका अगर मैं परमानेंट ट्रांसफर कर रहा हूं, देन भाई साहब वो भी सप्लाई बनेगी, सप्लाई बनेगी। उस पर क्या टैक्स पे होगा, कितना होगा, कब होगा, वो सब बात की बात है। फिलहाल सिर्फ हम इतना समझ रहे हैं इस पूरे चैप्टर में कि सप्लाई कौन सी होगी, हम सप्लाई किसको गिनेंगे कि ये सप्लाई है। ओके, फिर बात आ जाती है सप्लाई ऑफ गुड्स एंड या और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। सर आपने अभी 2 भारी भारी वर्ड बोल दिए, रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, आए अब्बा डब्बा जब्बा, कौन है ये रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन? तो मैं बता देता हूँ, क्या टेंशन है। ये हैं तुम्हारे रिलेटेड पर्सन्स, ये हैं तुम्हारे रिलेटेड पर्सन्स। हाँ, रिलेटेड पर्सन कौन से? या तो वो जो 2 लोग हैं जो आपस में रिलेटेड पर्सन है, वो ऑफिसर या डायरेक्टर हैं एक दूसरे के बिजनेस में, या वो लीगली रिकॉग्नाइज्ड पार्टनर्स हैं, या वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई हैं। बताओ, मेरे एम्प्लॉयर के साथ भी रिश्ता बना दिया, सास बहू वाला रिश्ते को रिश्ता बना दिया, कोई बात नहीं, रिश्ता तो रिश्ता होता है। अ थर्ड पर्सन कंट्रोल्स ओन होल्डिंग, कोई थर्ड पर्सन हम दोनों को मिलके 25% और मोर वोटिंग पावर होल्ड करता है हम दोनों में। ओह, कोई एक बंदा दूसरे को ओन करता है या डायरेक्टली होल्ड करता है, कंट्रोल करता है। ओह, कोई थर्ड पर्सन हम दोनों को कंट्रोल करता है। ओह, हम दोनों मिलके किसी थर्ड पर्सन को कंट्रोल करते हैं। ओह, समझ रहे हो, मतलब किसी भी तरह का एक ऐसा रिश्ता बना दिया कि तुम ऐसे मत कर सको कि तुम्हारी है कोई किसी के साथ अच्छी सांठ-गांठ, कोई रिलेशन है तुम्हारा, कोई शेयर होल्डिंग है और तुम उसको चीज़ें सस्ते में बेच रहे हो या विदाउट कंसिडरेशन बेच रहे हो, तो तुम उससे जीएसटी से बच सको। नहीं भाई साहब, तुम अपने किसी भी रिलेटेड पर्सन को बेच के तो देखो। अच्छी बात क्या है कि रिलेटेड पर्सन में फ्रेंड्स नहीं आते, तो अपने दोस्तों को मज़े से बेचो फ्री में, ठीक है, ठीक है सर। उसके अलावा सच पर्सन आर मेंबर ऑफ द सेम फैमिली, फैमिली भी जीएसटी लॉ में डिफाइंड है और ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वैसे ही सुन लो, वन ऑफ देम इज अ सोल एजेंट या डिस्ट्रीब्यूटर और कंसेशनर ऑफ द अदर, कि एक दूसरे का एजेंट है। छोड़ो, जो मेन है चीज़ इसमें फैमिली देख लो। फैमिली, सर फैमिली क्या है? सर हमें तो फैमिली वही सब कुछ पता है कि हमारे जो भी तुम्हें पता उसको छोड़ दो, या जो भी तुमने इनकम टैक्स में पढ़ा उसको भी छोड़ दो। तुम मेरे को बस इतना बताओ, जब भी तुम किसी से पूछते हो तो क्या पूछते हो? यही पूछते हो ना, बीवी बच्चे राजी, बीवी बच्चे राजी, यही पूछते हो ना, बीवी बच्चे राजी। तो हमारा परिवार एट दी एंड क्या है? बीवी और बच्चे। ऑफ कोर्स लड़कियों के लिए पति और बच्चे, और बाकी आज के ज़माने में तो कुछ बोल भी नहीं सकते भाई, किसी का कुछ भी हो सकता है, लड़की की भी बीवी हो सकती है, लड़के का भी पति हो सकता है, पर फिर बच्चे, ओके, आई डोंट हैव अ से इन इट। ओके, बच्चे अडॉप्ट हो सकते हैं, तो क्या हो गया? ओके, मियाँ बीवी और बच्चे, मियाँ बीवी और बच्चे। तो बेसिकली फैमिली में क्या क्या आता है? जो तुम्हारी कोर फैमिली है, डेट इज़ योर स्पाउस एंड चिल्ड्रन। स्पाउस में ऑफ कोर्स जो भी है स्पाउस, है ना, और बच्चे, बच्चे, बेटा बेटी, सिंपल।
अब द थिंग इज, सर मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, ये सिर्फ और सिर्फ तभी तुम्हारी फैमिली गिनी जाएंगे अगर ये तुम पे होली या मेनली तुम पे ही डिपेंडेंट है तो। समझ लो मेरी बात, होली और मेनली डिपेंडेंट है। इसमें क्वेश्चन पेपर में कैसे आता है कि वो तुम्हें बोलेंगे कि तुम्हारा एक सन है, वो तुम पे डिपेंडेंट नहीं है और उसने तुम्हें फ्री में कोई चीज़ भेजी, बताओ ये सप्लाई है कि नहीं? सप्लाई है, क्योंकि मेरा बच्चा है, वो चाहे मेरे पे डिपेंडेंट है चाहे नहीं है, ही इज़ फैमिली, और रिलेटेड पर्सन बन गया फैमिली करके, और रिलेटेड पर्सन बन गया तो फिर बिना कंसिडरेशन के भी सप्लाई हो रही है गुड्स और सर्विसेज की, देन इट इज़ अ सप्लाई अंडर जीएसटी। ओ, फिर वो तुम्हें दूसरा बोलते हैं कि तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, ये पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है, फिर वो बोलते हैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, बताओ तुम्हारे ब्रदर इन लॉ ने तुम्हें कोई सर्विसेज दी और वो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ जो तुम्हारा साला है वो तुम पे होली डिपेंडेंट है, और बताओ उसने तुम्हें गुड्स बेची फ्री में, तो बताओ उसके ऊपर वो सप्लाई है? नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने भाई बहन बोला है, मम्मी पापा दादा दादी भाई बहन, सिर्फ ये तीन ही तुम्हारे ऊपर अगर होली डिपेंडेंट हो तो फैमिली है। ओ, तभी मैंने बोला था कि दोस्त, ये साला सांडू फूफड़ ये सब बाहर हैं, कोई रिलेटिव कोई फैमिली कुछ नहीं होता, ठीक है? ओके, रिलेटेड पर्सन समझ आ गया? यस। अब चलते हैं हम डिस्टिंक्ट पर्सन पे। डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? डिस्टिंक्ट पर्सन क्या होता है? सर आपकी रिवीजन बुक में लिखा हुआ है क्या? क्या बात कर रहे हो? डिस्टिंक्ट पर्सन आर द पर्सन्स विद डिफरेंट जीएसटीएन्स। जीएसटीएन डिफरेंट है लेकिन सेम पैन है, सेम पैन है। मतलब मेरा ही मान लो जो पैन है उस पर मैंने एक पंजाब में रजिस्ट्रेशन ले ली, एक हरियाणा में रजिस्ट्रेशन ले ली, तो आपस में ये लोग क्या हुए? डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ओ, तो बेसिकली एक हेड ऑफिस दिल्ली में रजिस्टर्ड है, एक उसकी ब्रांच वेस्ट बंगाल में रजिस्टर्ड है, सेम पैन पे, तो डिस्टिंक्ट पर्सन हुए। या एक मान लो कोई रजिस्टर्ड ऑफिस महाराष्ट्र में है और दूसरा अनरजिस्टर्ड प्लेस, सेम बंदे की, सेम पैन पे जो बंदा है, चाहे वो कंपनी है चाहे वो इंडिविजुअल है, उसके सेम पैन पे कोई और उसकी स्टेब्लिशमेंट है जो अनरजिस्टर्ड है लेट से, क्योंकि वो वहां से सिर्फ एग्जाम सप्लाई करता है या कोई भी रीजन है, जीएसटी से ही बाहर है, जैसे लिखकर है जीएसटी से ही बाहर है, ऐसा कुछ है, देन वो भी इस्टेब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिंक्ट पर्सन है और वो भी डिस्टिंक्ट पर्सन की डेफिनेशन में आते हैं। ओ, सर अगर हमने यूपी में ही एक लखनऊ में फैक्ट्री लगा ली, एक कानपुर में शोरूम लगा लिया, अब ये तो सेम स्टेट में है, सेम स्टेट में है, सेम स्टेट का फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है रजिस्ट्रेशन का। अगर वो सिंगल रजिस्ट्रेशन पे है, हो सकता है ये यूपी का जो कानपुर शोरूम और लखनऊ फैक्ट्री, इन दोनों के लिए मैंने अलग अलग रजिस्ट्रेशन ली होती, दोबारा सुन लो, इन दोनों के लिए मैंने अगर अलग 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 रजिस्ट्रेशन ली होती तो ये दोनों डिस्टिंक्ट पर्सन होते, लेकिन अगर ये सिंगल रजिस्ट्रेशन है देन ये डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है, ये एक ही पर्सन है, ठीक है? और इनके बीच में अगर कोई स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है फिर वो सप्लाई नहीं है, लेकिन अगर इनके बीच में कोई स्टॉक ट्रांसफर हो रहा है देन वो सप्लाई है। ओके ओके, गॉट इट, गॉट योर पॉइंट, नोटेड, वी हैव नोटेड योर पॉइंट, गुड गुड, ठीक है जी, ओके। हम साथ साथ में इनके पॉइंट्स जो भी कंसीडर पढ़ ही लेते हैं। जो हमने फर्स्ट पढ़ा उसमें मैंने जैसे बोला कि ट्रांसफर जो है वो बिजनेस एसेट का होना चाहिए, परमानेंट इन नेचर होना चाहिए, एंड उसके ऊपर आईटीसी एलिजिबल होना चाहिए, और तुमने फिर अवेल भी किया होना चाहिए। मतलब अवेल भी तो तभी करोगे अगर आईटीसी उसका एलिजिबल था, लेकिन एलिजिबल होना भी चाहिए, समझ रहे हो? अगर मान लो कोई गाड़ी खरीदी मैंने, और गाड़ी मैंने विदाउट कंसिडरेशन अपने दोस्त को दे दी, अब तुम्हें पता है मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी ब्लॉक्ड है, तो मैंने आईटीसी लिया भी नहीं होगा। जब लिया नहीं होगा तो फिर मैं उसको जो विदाउट कंसिडरेशन अपने दोस्त को अपना बिजनेस एसेट जो मैं अपना दे रहा हूँ, चाहे वो एसेट मेरा बिजनेस का था, गाड़ी मेरे बिजनेस ऑफिशियल पर्पज के लिए यूज हो रही थी, मैंने उठा के अपने दोस्त को दे दी विदाउट कंसिडरेशन, क्या वो सप्लाई है? नहीं, क्योंकि उसके ऊपर आईटीसी अवेल ही नहीं करा हुआ था, क्योंकि अवेल कर भी नहीं सकते थे ऑब्वियसली, ठीक है? ओके, यस, चलो, तो रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन तुम्हें समझ आ गया क्या होता है। अब दोबारा पढ़ लो, गुड्स और सर्विसेज, चाहे बोथ, चाहे और, बेसिकली गुड्स एंड और सर्विसेज, कुछ भी अगर रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन आपस में लेन देन हो रहा है देन इट इज अ सप्लाई अंडर जीएसटी। आर वी क्लियर? यस सर। फिर आ जाता है थर्ड, सप्लाई ऑफ गुड्स। ओए, यहां पे कहीं सर्विसेज नहीं लिखा हुआ, ओके, नोटेड। सप्लाई ऑफ गुड्स between the principal and the agent, supply of goods between the principal and the agent, and vice versa, where agent has the authority to receive or pass the title of goods by issuing invoice in his own name. दोबारा बताओ, ये क्या क्या बोल गए सर आप?
सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन प्रिंसिपल एंड एजेंट, प्रिंसिपल और एजेंट की आपस में सप्लाई हो रही है, एंड वाइस वर्सा ऑफ कोर्स, प्रिंसिपल एजेंट को सप्लाई कर रहा है या एजेंट प्रिंसिपल को सप्लाई कर रहा है, वेयर एजेंट हैज द अथॉरिटी टू रिसीव और पास द टाइटल। आप समझो ये क्या बोल रहे हैं कि एजेंट, यहाँ पे शेड्यूल 1 वाला एजेंट कौन सा है जो अपने नाम पे इनवॉइस रेज कर सकता है। तो मैं एक बार ऐसे समझो, मैं तुम्हें एक फनी वो बताता हूँ। जैसे ना यहाँ पे ना पंजाब में क्या चलती है, पंजाब रोडवेज चलती है। तो रोडवेज में क्या रूल होता है कि जैसे जो पेरेंट है उसकी तो लगेगी फुल टिकट ऑब्वियसली, लेकिन अगर बच्चा उसकी गोदी में बैठा है और बच्चा लेट से 3 साल से छोटा है तो उसकी कोई टिकट नहीं है। 3 से 7 साल का है, 3 से आई गेस 10 साल का है तो उसकी हाफ टिकट लगती है, और 10 साल से बड़ा है तो फुल टिकट लगती है। अब मेरा पॉइंट क्या बताने का कि जैसे लॉ कैसे देखता है कि यार एक प्रिंसिपल है, लेकिन अगर उसका जो छोटू रखा हुआ है, जो एजेंट है उसका जो छोटू रखा हुआ है, वो प्योरली प्रिंसिपल पे डिपेंडेंट है कि जो करेंगे मालिक करेंगे, इसका बिल तो मालिक काटेंगे, इसका बिल मालिक के नाम पे काट दो। तो सरकार कहती है हमें, हमारे लिए तो ये 3 साल का बच्चा है, इसकी तो क्या टिकट काटेंगे हम। समझ रहे हो, मतलब वो जो छोटू रखा हुआ है प्रिंसिपल ने, वो उतना बड़ा भी नहीं है कि उसकी रजिस्ट्रेशन हो रखी हो जीएसटी में, वो इनवॉइस काटता अपने नाम पे, छोटू है अभी वो। या फिर एक होता है प्रॉपर एजेंट, जैसे अपन कभी तुमने सुना होगा ना गाड़ियों की एजेंसी लिए बंदे ने। वो एजेंसी लेना क्या होता है कि जैसे एक बड़ी कंपनी है और उसका मैं एक प्रॉपर एजेंट हूँ, मैं अपने नाम पे इनवॉइस काटता हूँ और मैंने एजेंसी ले रखी है, तो मैं एक एजेंट हूँ। वो वाला एजेंट जो बड़ा हो चुका है अब, ठीक है, जिसकी सरकार कहती है इसकी तो फुल टिकट कटनी चाहिए। तो फुल टिकट कटनी चाहिए मतलब ये अपने नाम पे रजिस्टर्ड है, तो ये अपने नाम पे इनवॉइस भी करता है। तो फिर सरकार कहती है हमारी नज़र में अब ये 2 अलग अलग पर्सन है। पहले क्या था, एक माँ के हाथ में 3 साल का बच्चा था, सरकार कहती है ये तो एक ही बंदा है, एक ही बंदा है, प्रिंसिपल और एजेंट एक ही था, क्योंकि जीएसटीएन तो सिर्फ प्रिंसिपल के पास था। ओह, तो इसलिए अगर प्रिंसिपल एजेंट तब आपस में कोई गुड्स लेन देन करते तो वो तो ऐसा था कि एक ही बंदा आपस अपने आप में दे रहा है। लॉ की नज़र में एक बंदा कौन है, प्रिंसिपल, जो कि रजिस्टर्ड है। लॉ को तो वही दिखते हैं ना, जो जो जीएसटी लॉ को कौन दिखते हैं, ऑफिसर्स को कौन दिखते हैं, जो जीएसटी के अंडर रजिस्टर्ड है, वो एक ही बंदा दिख रहा है उनको। ओह, लेकिन अगर 2 रजिस्ट्रेशन हो गए, एक प्रिंसिपल और एक एजेंट, फिर अगर इनमें कोई आपस में गुड्स का लेन देन हो रहा है, फिर सरकार कहती है अरे तुम तो आपस में खेल रहे हो बिना हमें कुछ जीएसटी दिए। अब तुम इसमें लेकिन एक बात समझो, जो स्टॉक ट्रांसफर होता है ना ऐसे वाला, प्रिंसिपल और एजेंट का आपस में जो स्टॉक है, इसमें होता कुछ नहीं है, सरकार सिर्फ ट्रैक रखती है। ट्रैक कैसे रखती है, सिंपल सी बात है, मान लो इसने इसको 100 रुपये की गुड्स भेजी, 100 रुपये के ऊपर 18 रुपये लगाएगा, ये 18 रुपये जमा करेगा, एजेंट जो है 18 रुपये क्लेम कर लेगा आईटीसी। एक तो इससे ट्रैक रखा गया। सेकंड क्या होगा, अब मान लो प्रिंसिपल ने एजेंट को गुड्स भेज दी, कल को तो एजेंट ने बेचनी है ना फिर आगे, तो एजेंट की आउटवर्ड सप्लाई बनेगी, एजेंट उस पर आउटपुट में टैक्स देगा, तो एजेंट के पास तो आईटीसी है ही नहीं, क्योंकि आईटीसी तो फिर प्रिंसिपल के नाम पे गिना जाना था अगर ये सप्लाई ना गिनी जाती तो। समझ रहे हो लॉजिक। तो इसलिए सरकार ने बोला कि नहीं यार, यहाँ पे तो ना इसको भी सप्लाई माना जाएगा। प्रिंसिपल और एजेंट का आपस में जो गुड्स का लेन देन, सिर्फ गुड्स का लेन देन, सर्विसेज का नहीं, सर्विसेज के लिए कंसिडरेशन होनी चाहिए, सिर्फ गुड्स का लेन देन है अगर तो सिर्फ गुड्स का लेन देन है अगर तो प्रिंसिपल और एजेंट के बीच में विदाउट कंसिडरेशन भी उसको सप्लाई गिना जाएगा, प्रोवाइडेड वो एजेंट बड़ा हो चुका है, वो एजेंट छोटा नहीं रहा, एजेंट खुद रजिस्टर्ड, छोटू नहीं रहा। वो क्या था, वो पहचानोगी कैसे, मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो नहीं रहा सॉरी मिलीमीटर अब सेंटीमीटर जो हो चुका है, तो वो वाली चीज़ है कि जो एजेंट है वो बड़ा हो चुका है, वो अपना खुद का इनवॉइस काटता है। तो सरकार कहती है अरे ये तो 2 बंदे हैं आपस में, इसकी 2 टिकटें कटेंगी। हमारे मतलब जैसे बस वाला देखता है कि अरे ये तो माँ के हाथ में बच्चा है, इसकी तो एक ही टिकट कटेगी, लेकिन बड़ा बच्चा हो गया तो 2 टिकटें कटेंगी। ठीक है, वो लॉजिक है। अब इसमें तुम एक बार बात समझो ये सिंपल सी बात ये कि ये जो सप्लायर है, जो कि तुम्हारा कौन है, प्रिंसिपल, ये तुम्हें बोर्ड नोट्स भी मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम चैनल का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ओके, अब ये सप्लायर है, प्रिंसिपल जो है, इसने गुड्स भेजे, किसको गुड्स भेजे, इसने एजेंट को। अब देखा जाएगा कि ये जो इनवॉइस है, ये जो एजेंट है, क्या ये कैपेबल है खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करने का और इनवॉइस रिसीव करने का। कब इशू करता है कि इनवॉइस खुद, ऑफ कोर्स अगर वो एजेंट इतना बड़ा हो चुका कि वो रजिस्टर्ड है, ये आगे जब इसको गुड्स को सप्लाई करेगा, ये जो गुड्स इसको आ रही हैं, ये जब आगे सप्लाई करेगा, तो ये जो एजेंट है ये इनवॉइस किसके नाम पे काटेगा। अगर वो अपने खुद के नाम पे काटेगा देन वेरी गुड, यू आर कवर्ड अंडर शेड्यूल 1। हे एजेंट, तुम अब बड़े हो चुके, तुम शेड्यूल 1 में कवर्ड हो, तुम अगर अपने प्रिंसिपल को गुड्स देते हो या उनसे लेते हो विदाउट कंसिडरेशन, तो भी वो सप्लाई गिना जाएगा, क्योंकि तुम इनवॉइस खुद के नाम पे काटने के लिए केपेबल हो।
लेकिन अगर इन्वॉइस अभी भी प्रिंसिपल के नाम पे कट रहा है भाई साहब, देन ये एजेंट जो है ही इज़ नॉट शेड्यूल 1 वाला एजेंट। तो अगर फिर ये वाला एजेंट जिसका इन्वॉइस प्रिंसिपल के नाम पे कट रहा है, देन वो अगर इनके बीच में फिर आपस में गुड्स की सप्लाई होगी विदाउट कंसिडरेशन, देन इट वुड नॉट बी कंसिडर्ड एज सप्लाई, बिकॉज ये एजेंट शेड्यूल 1 वाला नहीं है, ये इन्वॉइस खुद के नाम पे नहीं काटता। ओ, आर वी क्लियर ऑन दिस? यस। अब जब एजेंट की बात चली है तो तुम्हारे मॉड्यूल में एक और टॉपिक भी है छुटकू सा, विच इज़ कॉल्ड डेल क्रेडर एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट क्या भला है सर, ये क्या होता क्या है, ये क्या बोल दिया आपने फटाफट से। डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? देखो, एक तो होता है नॉर्मल एजेंट, जैसे ये वाला कि इसने गुड्स ली प्रिंसिपल से, इसने आगे बेच दी, बात खत्म, ये बोल रहा है मेरा इतना ही काम है, मैं बीच में बस अपना मस्त वो जो मार्जिन खाने बैठा हूँ, मेरा और कोई काम नहीं। फिर आता है डीसीए, सॉरी, फिर आता है डीसी, डेल क्रेडर एजेंट। ये क्या होता है? ये क्या होता है? ये क्या होता है? डेल DELCREDRE एजेंट। डेल क्रेडर एजेंट क्या होता है? ये बोलता है सप्लायर को कि तुम मुझे गुड्स दे, मैं आगे बेचता हूँ, और मैं तेरे को ये भी इंश्योर करके दूंगा कि मैं तेरे को पेमेंट भी रिसीव करा के दूंगा, तेरा जो इस गुड्स पे जो पेमेंट बनती है ना, वो भी मैं तेरी कस्टमर से रिसीव करा के दूंगा। अब इसमें भी वही बात आती है, सर ये जो डीसीए है, इज दिस शेड्यूल 1 वाला एजेंट? तो सेम आंसर है, अगर जो डीसीए है अगर वो अपने खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, देन वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट है। अगर वो खुद के नाम पे इनवॉइस नहीं इशू करता, देन वो शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है। ठीक है, अब इसमें लगा लो, एक एग्जांपल लेता हूँ कि मान लो जो डीसीए है ये करता क्या है, पहले ये समझो करता क्या है। ये जो नीचे वाला लिखा हुआ ना, ये सब इग्नोर कर दो, ये वाला जो ब्लू कलर में लिखा हुआ है इसको इग्नोर कर दो। एक ए है प्रिंसिपल, इसने किसी कस्टमर को सी को गुड्स और सर्विसेज दी, ठीक है, गुड्स दी, पहले तो सर्विसेज भी क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि अपन गुड्स की चर्चा कर रहे हैं, तो मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, गुड्स दी, ए ने सी को गुड्स दी, और ऑफ कोर्स ए ने फिर सी को इनवॉइस इशू कर दिया। अब यहाँ पे इनवॉइस कौन इशू कर रहा है? प्रिंसिपल कर रहा है, प्रिंसिपल इशू कर रहा है। ठीक है, ठीक है, पहले तुम फिलहाल सिर्फ उतना समझो, ये मत सोचो इस समय कि इनवॉइस कौन इशू कर रहा है, सिर्फ कहानी समझो होता क्या। एक प्रिंसिपल ने कस्टमर को गुड्स बेच दी, और ये एजेंट का काम था कि चलो ठीक है, गुड्स प्रिंसिपल से ली, एजेंट को उसको कस्टमर को दे दी, जो भी है। अब एजेंट क्या करता है? डेल क्रेडिटर एजेंट ये कस्टमर के पास जाता है और बोलता है कि ये ले लोन, कि ये ले पैसे, क्योंकि तू पैसे तो अभी दे नहीं पा रहा है। पहली बात तो वो सी को बोलता है ला पैसे दे, तूने ए से माल खरीदा था ना, ला पैसे दे। तो सी बोलता है पैसे वैसे नहीं है, चल पट। अब बी बोलता है भाई देख पैसे तो देने पड़ेंगे आज के आज। वो कहता है मैं कैसे दूं बताओ। तो बी कहता तू एक काम कर, मेरे से लोन ले ले और मेरे को इंटरेस्ट देता रही हो, लेकिन कंसिडरेशन तो उसकी देनी पड़ेगी ए की। तो सी कहता है ठीक है भाई, ऐसा कर लेते हैं। तो ये जो डीसीए है बी, ये सी को लोन दे देता है और इसके बदले में सी बी को इंटरेस्ट दे देता है। अब तुम्हारे मॉड्यूल में कोर क्वेश्चन क्या है? कोर क्वेश्चन कि ये जो इंटरेस्ट सी ने बी को दिया है डीसी एजेंट को, विल दिस बी इंक्लूडेड इन दिस इनवॉइस? विल दिस बी इंक्लूडेड इन दिस इनवॉइस? तो एक सिंपल सी कहानी बनती है भाई साहब, सिंपल सी कहानी क्या बनती है कि अगर तो ये जो बी है ये शेड्यूल 1 वाला एजेंट है। शेड्यूल 1 वाला एजेंट मतलब ये खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है। मतलब ऐसे हुआ है कि ये जो गुड्स हैं ये यहाँ की बजाय ना ए ने बी को दी गुड्स, बी ने सी को दी गुड्स, और ए ने बी को इनवॉइस करा, बी ने सी को इनवॉइस करा। दोबारा सुन लो कि ये ए से सी डायरेक्टली नहीं गई। अगर ये ऐसा है कि बी जो है वो खुद के नाम पे इनवॉइस इशू करता है, तो यही हुआ होगा ना, ए ने पहले बी को गुड्स दी और इनवॉइस बी को इशू करा, फिर बी ने सी को गुड्स दी और इनवॉइस इशू करा। अगर ऐसा केस है शेड्यूल 1 वाले एजेंट, फिर ये जो सी ने बी को इंटरेस्ट दिया है, फिर ये जो बी ने सी को इनवॉइस इशू करा ना, उसमें वो इंटरेस्ट ऐड होगा, इंटरेस्ट उसका पार्ट बनेगा। तुमने वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर पढ़ा है, उसमें हम इंटरेस्ट ऐड करते हैं। वो इंटरेस्ट ऐड तभी करते हैं ना अगर सप्लायर ने रिसिपिएंट को कुछ वो दिया है, समझ लो एक लोन टाइप दिया है, डिलेड पेमेंट ऑफ कंसिडरेशन के ऊपर जो इंटरेस्ट आया है ना, कि तू ये जो मेरे को पेमेंट डिले दे रहा है उसके बदले में जो कंसिडरेशन में को इंटरेस्ट मिल रहा है वो मैं ऐड कर लूँगा, लेकिन अगर ये बी जो है ये नॉट शेड्यूल 1 वाला एजेंट है, नॉट शेड्यूल 1 वाला एजेंट, तो क्या हो रहा होगा? तो सिंपल यही हो रहा होगा, ए ने सी को गुड्स दिए, इनवॉइस भी रेज कर दिया, या लेट्स से ऑफ कोर्स ए ने बी को सिर्फ गुड्स दिए और बी ने आगे सी को गुड्स दिए, लेकिन जो इनवॉइस है वो ए ने सीधा सी को दिया।
ऐसे कर लेते हैं, ये ज़्यादा सेंस बनाती है चीज़, क्योंकि गुड्स तो एजेंट के थ्रू ही जा रही है, जैसे मर्जी है। यहाँ पे अपन लिख लेते हैं गुड्स। गुड्स, ठीक है। ए ने बी को गुड्स दी, बी ने सी को गुड्स दी, और ए ने इनवॉइस रेज कर दिया सीधा सी को, ऑफ कोर्स। अब इस केस में जो बी है वो लोन देगा सी को, और सी इसको देगा डेल क्रेडिट एजेंट को इंटरेस्ट। अब क्या ये जो इंटरेस्ट जो है ये इस वाले इनवॉइस में इंक्लूड होगा? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि ये बी और सी के बीच में आपस में प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल सप्लाई है। इसमें कभी बी ने बोला नहीं था कि मेरा मतलब समझ रहे हो कि मैं ए के बिहाफ पे एक्ट कर रहा हूं, नहीं, बी कहता है मैं अपने बिहाफ पे एक्ट कर रहा हूं, मैं जैसे मर्जी उसको कंसिडरेशन इंश्योर करके दूंगा, तेरा मेरे साथ सीधी गेम होनी चाहिए, मैं तेरे को लोन दूंगा, तू मेरे को इंटरेस्ट दे और तू उधर अपनी कंसिडरेशन दे। सिंपल बात, ओके। तो अगर ये डीसीए जो है दिस इज नॉट शेड्यूल 1 वाला एजेंट, देन ये इंटरेस्ट नहीं इंक्लूड होगा ए ने जो सी को इन्वेस्ट करा है उसमें, ठीक है। अब अपन फटाफट से पढ़ लेते हैं, मैंने इसको अपनी बुक्स में कैसे लिखा हुआ, बहुत सिंपल। हाँ ओके, थोड़ा ब्लरी हो गया होगा, मैं बंद करके खोल लेता हूँ। इस पे क्या गेम बनती है, इस पे क्या गेम बनती है कि अगर डीसीए ने कोई लोन एक्सटेंड करा कस्टमर को, उस पे जो इंटरेस्ट मिल रहा है उसका क्या ट्रीटमेंट है? तो सिंपल है, अगर शेड्यूल 1 वाला एजेंट है मतलब वो खुद के नाम पे इनवॉइस इशू कर रहा है, यस, तो जो इंटरेस्ट की वैल्यू है वो इनवॉइस में इंक्लूड होगी। और वो इनवॉइस कौन सा? जो डीसीए ने कस्टमर को इशू करा होगा वो वाला इनवॉइस, उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड होगा। और अगर शेड्यूल 1 वाला एजेंट नहीं है तो फिर इनवॉइस किसने इशू करा? प्रिंसिपल ने कस्टमर को। मैं तो नीचे बैठा हूँ, मैं तो सिर्फ उसको लोन देके इंटरेस्ट ले रहा हूँ, तो जो मेरे को इंटरेस्ट इनकम आ रही है वो प्रिंसिपल वाली इनवॉइस में क्यों जुड़ेगी भाई? वो तो मेरा इंटरेस्ट है। तो इसलिए फिर वो डीसीए एंड रिसिपिएंट वाली जो ट्रांजैक्शन है वो अलग है, वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन है, और वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल ट्रांजैक्शन काउंट होगी। सप्लाई ऑफ गुड्स से उसका कोई लेना देना नहीं, जो सप्लाई ऑफ गुड्स जो प्रिंसिपल ने कस्टमर को करी है। ओके ओके, मेरे को लगी प्यास, एक सेकंड दो। हाँ जी, ये वीडियो अपने में काफ़ी डिटेल्ड होने वाली है, लेकिन इसके बाद सप्लाई चैप्टर में ऐसा कोई टॉपिक ही नहीं होगा जो तुम बोलोगे कि अरे यार कम आता है या थोड़ी कम पकड़ उस पर। ओके हाँ जी, तो हमने डीसीए भी कवर कर लिया, डेल क्रेडिटर एजेंसी, ठीक है। ओके, हम कहाँ पे थे? भटकना मत मेरे भाई, भटकना मत। हम कहाँ पे थे? हम थे सेक्शन 7 में। सेक्शन 7 में सप्लाई क्या होती है? एबीसी टेस्ट, एक्टिविटी, बिजनेस, कंसिडरेशन। एक्टिविटी में ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई आ जाती है, बिजनेस बिजनेस है, कंसिडरेशन कंसिडरेशन है। बिजनेस की एक्सेप्शन क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन, वेदर और नॉट फॉर बिजनेस इट इज अ सप्लाई। और कंसिडरेशन की एक्सेप्शन क्या है? 4 एक्सेप्शन है, डेट इज कवर्ड अंडर शेड्यूल 1, कि दीज आर कॉल्ड डीम्ड सप्लाई, दीज आर कॉल्ड डीम्ड सप्लाई, दीज आर कॉल्ड डीम्ड सप्लाई। इसमें हमने 1 पढ़ ली, 2 पढ़ ली, तीसरी भी पढ़ ली, प्रिंसिपल और एजेंट, ठीक है। फिर आ जाती है चौथी, प्रिंसिपल और एजेंट के अगेंस्ट जो पॉइंट्स टू बी कंसिडर्ड है वो भी हम पढ़ लेते हैं। अरे सच एक पॉइंट रह गया, सॉरी, मैं बताता हूँ, ठीक है। इसमें बस एक ही पॉइंट है कि भाई एक तो सप्लाई ऑफ गुड्स कवर्ड है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज नहीं कवर्ड। सेकंड, इनवॉइस जो है वो एजेंट अपने नाम पे इशू कर रहा है तो ही वो शेड्यूल 1 में कवर्ड है। ओके ओके, इसमें एक छोटी सी चीज़ रह गई यार, ये जो सप्लाई ऑफ गुड्स बिटवीन रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन था, मैं यहाँ पे जो तुम्हें पढ़ा रहा था ना, यहाँ पे जब हम यहाँ पे आए थे, सच पर्सन आर एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई, तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉई भी रिलेटेड पर्सन है, बिल्कुल ठीक है। इसमें एक छोटी सी एक्सेप्शन कवर्ड है। अब देखो एग्जांपल देता हूँ तुम्हें फटाफट से। तुम सीए बनोगे, तुम फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम्हें आएगा सीधा वेदांता से पैकेज 21 लाख का, 23 लाख का, इतने के अराउंड आता है ओपनिंग पैकेज फॉर वेदांता। मेरे को भी आया था, वेदांता का आया था 21 लाख का पैकेज, 21 में से 16 आई थिंक फिक्स्ड होती है, 15 या 16 लाख फिक्स्ड होती है। अब उसमें और क्या क्या होता है, कुछ वेरिएबल भी मिलता है, बोनस भी मिलता है, कुछ ईसॉप्स भी इंक्लूडेड होते हैं, ऐसा कुछ होता है। अब उसमें समझने वाली बात पता क्या है, कि तुम्हें एम्प्लॉयर से कुछ चीज़ें तो मिल रही हैं जो तुम्हारे पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट है, जो तुम्हारा पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, कि मैं अपने एम्प्लॉयमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में मेरे को आपसे जो चीज़ें मिल रही हैं, जो मेरे एग्रीमेंट में क्लियरली मेंशन है कि ये मेरे को एम्प्लॉयमेंट के अंडर परक्यूजिट्स या गिफ्ट्स मिल रहे हैं, या कुछ भी गिफ्ट्स तो नहीं, परक्यूजिट्स जो मिल रहे हैं, जो मैं आपसे लीगली लेने के लिए हकदार हूँ, वो तो आ गए एम्प्लॉयमेंट के अंडर और वो जीएसटी से बाहर हैं।
वो जीएसटी से बाहर है। तुम आगे शेड्यूल 3 पढ़ोगे, उसमें एम्प्लॉयर एम्प्लॉई के जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जो होती है बेसिकली, डेट इज आउट ऑफ जीएसटी। तभी तो तुम्हें जो सैलरी मिलती है उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगता ऑब्वियसली। ठीक है बात। तो अब गेम क्या पड़ी कि भाई ये भी तो होता है ना कभी कभार कि मान लो मेरा पैकेज तो है 10 लाख का। जैसे मैं तुम्हें ईवाई की एग्जांपल देता हूँ। मैं ईवाई में जब था, एक तो था मेरा चलो पैकेज वो अलग, उसके अलावा जब दिवाली आती थी तो दिवाली में जो बोनस मिलता था वो भी मेरे पैकेज का पार्ट था, वो भी मेरे पैकेज का पार्ट था, तो वो भी अलग। फिर बचा क्या? बचा ये कि दिवाली पे हमें इतना बड़ा गिफ्ट हैम्पर भी मिलता था। अब यार वो तो गिफ्ट हैम्पर है ना, वो हमारे एम्प्लॉयमेंट का पार्ट तो नहीं है। तो इसलिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉई ने जो गिफ्ट दिए हैं, क्योंकि वो भी रिलेटेड पर्सन है। अब यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयर एम्प्लॉई रिलेटेड पर्सन है और एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कुछ विदाउट कंसिडरेशन चीज़ दे रहा है। मेरे को जो गिफ्ट हैम्पर मिला है वो गुड्स तो है ही है, क्योंकि मूवेबल प्रॉपर्टी है, गुड्स हैं, और मेरे को वो विदाउट कंसिडरेशन मिले हैं। तो क्या ये सप्लाई नहीं होना चाहिए? होना चाहिए, होना चाहिए। और यही फिर है, वो सप्लाई भी है। लेकिन यहाँ पे बस एक राहत दी गई है साहब कि 50,000 तक के पर एम्प्लॉई पर एनम गिफ्ट्स अलाउड है। तो मेरे को ईवाई ने मान लो होली पे गिफ्ट दिया, फिर क्रिसमस पे गिफ्ट दिया, फिर दिवाली पे गिफ्ट दिया, लेकिन उसका टोटल बन गया 49,000। तो इसके ऊपर फिर ईवाई जो है वो जीएसटी नहीं भरेगा। लेकिन जैसे ही वो 51,000 हुआ तो क्या ऊपर वाले 1,000 पे जीएसटी लगेगा? नहीं। जीएसटी लॉ में कहीं भी स्लैब रेट या कट ऑफ रेट नहीं है, सीधा टोटल है। या तो टोटल एग्जाम्प्ट है या टोटल पे लगता है। तो सीधा अगर उन्होंने 50,500 का भी मेरे को गिफ्ट दे दिया पूरे साल में, तो उनको पूरे 50,500 के ऊपर जीएसटी भरना पड़ जाएगा ईवाई को। ओ ऐसा है क्या? जी हाँ, ऐसा ही है। ठीक है सर, ओके। यहां पे सब कुछ हमने कवर कर लिया। फिर एक लास्ट बचता है, बिल्कुल लास्ट, वही जो हमने पढ़ा था अभी, जो हमने अभी पढ़ना था, सॉरी, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज। कंसिडरेशन की एक्सेप्शन है सर। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज तो बिजनेस की एक्सेप्शन थी। वो था कि अगर इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन हो रहा है, फिर चाहे वेदर और नॉट फॉर बिजनेस है, तो वो एग्जाम्प्ट है। अब एक्सेप्शन कंसिडरेशन की है कि इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज हो रही है, बिजनेस के लिए हो रही है, एंड रिलेटेड पर्सन या कोई भी अपनी बाहर वाली जो स्टेब्लिशमेंट है उससे हो रही है। हम कोई सर्विसेज इंपोर्ट कर रहे हैं अपनी किसी बाहर वाली रिलेटेड पर्सन से, अपनी किसी बाहर की स्टेब्लिशमेंट से, एंड फॉर बिजनेस कर रहे हैं, देन चाहे वो विदाउट कंसिडरेशन है, इट इज सप्लाई अंडर जीएसटी। और मैं तुम्हें बता दूं, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज के ऊपर आरसीएम होता है। तो ये जो हम पहले चार्ट देख रहे थे, जो मैंने पहले ऐसे बोला था कि इसको भी बाद में देखते हैं, वो टाइम आ चुका है। पहले हमने ये देख लिया इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर कंसिडरेशन है, फिर चाहे वेदर नॉट फॉर बिजनेस है, इट इज अ सप्लाई। अब विदाउट कंसिडरेशन है, कंसिडरेशन की एक्सेप्शन है, लेकिन फॉर बिजनेस पर्पज है, एंड फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। मैंने डिस्टिंक्ट पर्सन लिख दिया बिकॉज एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इज ऑल्सो डिस्टिंक्ट पर्सन, तो नॉर्मल के लिए लिख दिया मैंने। और तो फिर वो सप्लाई है भाई साहब, तो फिर वो सप्लाई है। विदाउट कंसिडरेशन है, फॉर बिजनेस है, एंड फ्रॉम रिलेटेड पर्सन है, रिलेटेड पार्टी है, देन इट इज अ सप्लाई। अदरवाइज वो सप्लाई नहीं है। अदरवाइज कोई भी रीजन इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज विदाउट कंसिडरेशन हो रही तो वो सप्लाई नहीं है। ओके तो तुम्हें इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा कि तुम्हारा एक दोस्त बाहर बैठा है और उससे तुमने आर्किटेक्ट की सर्विसेज ली फॉर योर बिजनेस, इज दिस सप्लाई? एंड उसने ऑफकोर्स कोई कंसिडरेशन भी नहीं चार्ज करी, कोई कंसिडरेशन नहीं चार्ज करी, और तुमने अपने ऑफिस के डिजाइन के लिए अपने दोस्त से सप्लाई ली, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इज दिस सप्लाई? नहीं। क्यों? क्योंकि बिजनेस तो है, विदाउट कंसिडरेशन भी है, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज भी है, लेकिन फ्रॉम रिलेटेड पार्टी या डिस्टिंक्ट पर्सन नहीं है ना। मेरा दोस्त मेरी रिलेटेड पार्टी थोड़ी है। यस ओके ठीक है बात। अब इसमें कुछ सीबीआईसी की तरफ से क्लैरिफिकेशंस भी हैं कंसिडरेशन के ऊपर। एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है एक चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन है, उसको डोनेशन आती है, डोनेशंस आती हैं, ऑब्वियसली आती हैं। अब अगर दान देने वाला बंदा, डोनेशन जो दान दे रहा है, वो अगर पर्पस उसका फिलैंथ्रोपिक है, दान ऐसे अरे यार मेरे पे पड़ा है मैंने दे दिया, कोई बात नहीं, दान करना चाहिए जीवन में, अगर उसका पर्पस ये है, फिर सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर उसका पर्पस है कि इसके बदले में कुछ तो चाहिए, मान लो मैं एक मंदिर गया, वहाँ पे तुमने मंदिर में लिखा हुआ देखा होगा किसी मार्बल पे, डोनेटेड बाय मिस्टर सचिन रहेजा, बस इतना ही लिखा हुआ है।
तो ये तो पर्पस फिलेंथ्रोपिक हुआ, मेरा नाम ही लिखा हुआ सिर्फ, या डोनेटेड बाय रिलायंस, इट इज स्टिल सिर्फ नाम लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट नहीं है। बेसिकली सिंपल समझो, अगर पर्पस मेरा फिलेंथ्रोपिक है, मेरे को उससे कोई कमर्शियल गेन या उससे कोई एडवर्टीजमेंट नहीं चाहिए, मैं सिर्फ वैसे ही लिख दिया कि नहीं डोनेटेड बाय सचिन रेजा क्लासेस। और ऐसा भी नहीं कि मेरे को, मैं जैसे इंडिविजुअल हूँ तो मेरे को डोनेटेड बाय मिस्टर सचिन ही लिखवाना पड़ेगा, डोनेटेड बाय सचिन रेजा क्लासेस कोई दिक्कत नहीं। पर अगर मैंने ऐसा लिख दिया डोनेटेड बाय सचिन रेजा क्लासेस, बेस्ट जीएसटी क्लासेस इन द वर्ल्ड एंड कॉन्टैक्ट मी एट दिस ईमेल फॉर मोर, या परचेज माई क्लासेज एट दिस वेबसाइट, ऐसा कुछ लिख दिया, फिर तो एडवर्टीजमेंट कर दी ना मैंने, समझ रहे हो। तो सिंपल सा यही ध्यान रखना है कि अगर मुझे उससे कोई कमर्शियल गेन, कुछ फ़ायदा हो रहा है और मेरा पर्पस फिलेंथ्रोपिक नहीं है तो फिर वो सप्लाई है, अगर पर्पस फिलेंथ्रोपिक है तो वो सप्लाई नहीं है। फिर आ जाता है भाई साहब नो क्लेम बोनस ऑफर्ड बाय एन इंश्योरेंस कंपनी। नो क्लेम बोनस होता क्या है? नो क्लेम बोनस होता क्या है? नो क्लेम बोनस होता क्या है? नो क्लेम बोनस इज डिडक्टेड फ्रॉम इंश्योरेंस प्रीमियम। इंश्योरेंस प्रीमियम से इंश्योरेंस कंपनी डिडक्ट करती है। तुम बेसिकली मान लो तुमने एक पॉलिसी ले ली ऑब्वियसली, और तुम हर साल इंश्योरेंस प्रीमियम भर रहे हो, और एक साल के बाद इंश्योरेंस कंपनी ने तुम्हारा प्रीमियम थोड़ा कम कर दिया, और उसको उन्होंने रीज़न क्या दिया कि यार तुमने पिछले साल कोई क्लेम तो मारा नहीं, पिछले साल तुमने कोई क्लेम करा नहीं, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है क्योंकि हमने प्रीमियम खाया मज़े से, तो इसलिए हम तुम्हारा प्रीमियम कम कर रहे हैं। तो इसलिए इसमें क्लैरिफिकेशन क्या आई, क्या इज दिस कंसिडरेशन, क्या मुझे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कंसिडरेशन मिली है फॉर द सर्विसेज आई हैव प्रोवाइडेड बाय नॉट क्लेमिंग द इंश्योरेंस क्लेम? तो इसमें क्लैरिफिकेशन है कि नहीं भाई, दिस इज नॉट अ सप्लाई फ्रॉम द इंश्योर्ड, दिस इज नॉट द सप्लाई फ्रॉम इंश्योर्ड। क्यों क्यों क्यों? बिकॉज द इंश्योर्ड वॉज नेवर अंडर एन ऑब्लिगेशन टू नॉट क्लेम द इंश्योरेंस। भाई वो नहीं ले पाया क्योंकि उसके साथ कुछ हुआ ही नहीं जिसके लिए उसने इंश्योरेंस ली थी। अगर हो जाता फिर वो तुम्हारा क्लेम भी लेता मजे से, है ना भाई। तो फिर इसलिए वो बोल दिया उन्होंने कि नहीं नहीं यार ये तो सप्लाई नहीं है, क्योंकि उसका धंधा नहीं है कि इंश्योरेंस नहीं क्लेम करना, ये मेरा कोई बिजनेस नहीं है, ये तो वैसे ही मैंने कर दिया, और इंश्योरेंस कंपनी ने भी वैसे ही मेरे को डिस्काउंट दे दिया, ठीक है। एंड ऑफ कोर्स तुम वैल्यू ऑफ सप्लाई चैप्टर में पढ़ोगे कि दिस डिस्काउंट इज अ वैलिड डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस। तो जो नेट प्रीमियम आएगा, ग्रॉस प्रीमियम माइनस नो क्लेम बोनस का जो डिस्काउंट है, वो नेट करके जो नेट प्रीमियम आएगा उसके ऊपर जीएसटी लगता है। ओके, इट इज़ अ वैलिड इनवॉइस, वैलिड डिडक्शन फ्रॉम वैल्यू ऑफ सप्लाई। ओके, बट फिलहाल इज इट इज अ सप्लाई फ्रॉम द इंश्योर्ड? नो, इट इज नॉट एन सप्लाई। ओके, हाँ सर एक और क्लैरिफिकेशन है। अब एक आर्ट वर्क है, एक आर्टिस्ट है, उसने पेंटिंग बुंटिंग बनाई और उठा के उसने दे दी आर्ट वर्क में, म्यूजियम में भेज दी, गैलरीज में भेज दी बिकने के लिए। अब मैं जो भेज रहा हूँ, ये जो मेरी अपनी पेंटिंग की जो मैं सप्लाई कर रहा हूँ, इज दिस सप्लाई राइट वे? क्योंकि मेरे गुड्स तो रिमूव हो गए मेरे पास से, तो क्या मुझे इनवॉइस इशू कर देना चाहिए? नहीं। तो उन्होंने क्लैरिफाई करा बिकॉज इट इज़ नॉट अ सप्लाई। सप्लाई तभी होगी जब कोई बायर आके उस मेरी पेंटिंग को खरीदेगा, तभी वो एक्चुअल में बिकेगी, नहीं तो फिर तो ये वापस आ जाएगी। तो फिर वो बिक गई, जब बिक गई तब वो सप्लाई गिनी जाएगी, तब मैं इनवॉइस इशू करूंगा। फिलहाल सिर्फ म्यूजियम में रखने के लिए वो सप्लाई नहीं है। ओके, ये क्लैरिफिकेशन थी, पेपर के लिए रेलेवेंट नहीं। एक छोटी सी चीज़ और है, वो पेपर के लिए थोड़ी कम रेलेवेंट है। जो बिजनेस हमने पढ़ा ना कि एक्टिविटी बिजनेस कंसिडरेशन, बिजनेस में वोकेशन भी आता है। वोकेशन क्या है? मान लो मैं तो बहुत बड़ा बंदा, मैंने बोला कि यार मैं ना इस मंथ की जितना भी मेरा क्लासेस से रेवेन्यू होगा मैं उठा के वो दान कर दूंगा, या लेट्स उठा के, हाँ मैं उठा के लेट्स से दान कर दूंगा। तो क्या फिर मैंने जो इस महीने क्लासेस बेची, क्या उसके ऊपर जीएसटी नहीं लगना चाहिए? क्योंकि मैं तो उसको दान ही करूंगा एट दी एंड, क्योंकि दान तो सप्लाई नहीं है, ऐसा कुछ है नहीं। जो मैं क्लासेस बेचूंगा वो अभी भी बिजनेस के अंदर डेफिनेशन के अंदर आती है। वोकेशन इज दिस ओनली कि मैंने उठा के अपना सोचा कि नहीं नहीं मैं तो इसको ऐसे कर दूंगा, इस पर्पस के लिए लगा दूंगा, उस पर्पस के लिए लगा दूंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता किस पर्पस के लिए लगाऊंगा। मैं बिजनेस कर रहा हूँ ना क्लासेस बेचने का, मैंने तुमसे तो कंसिडरेशन ली है ना, मैं एक्टिविटी कर रहा हूँ ना, और उसके लिए है ना तुम कंसिडरेशन दे रहे हो, तो उसके ऊपर जीएसटी भी मैं चार्ज करके लूंगा। ओके, बिजनेस इंक्लूड्स वोकेशन। क्लियर हो गई बात? ओके, ठीक है जी, ये सब हमने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये रहता है, ये रहता है, कोई बात नहीं, ठीक है। फ्री सैंपल्स एंड गिफ्ट्स अगर कोई देता है तो वो सप्लाई नहीं है, इसमें और कुछ नहीं है। लेकिन हाँ अगर बाय वन गेट वन मोर की ऑफर है ना, अगर बाय वन गेट वन फ्री की ऑप्शन है, अगर तो तुम्हें कोई फ्री सैंपल दे रहा है कि ले जाओ, फिर वो सप्लाई नहीं है। लेकिन अगर बाय वन गेट वन फ्री है, कि अगर वो बोले कि आप एक शर्ट लोगे 500 की है, 2 शर्ट लोगे तो 600 रुपये की है, तो क्या इसको कैसे गिने? इसको सप्लाई ही गिनेंगे। इसको ऐसे गिनेंगे कि भाई एक दाम पे 2 चीज़ें मिल गई, ठीक है।
सप्लाइंग 2 गुड्स एट द प्राइस ऑफ 1, तो इसको कुछ और नहीं इसका सोचना। ओके ओके, यहाँ तक हमारा क्लियर हो चुका है, यहाँ तक क्लियर हो चुका है, यहाँ भी क्लियर हो चुका है। ये पूरा फर्स्ट पेज, वी आर डन विद द फर्स्ट पेज। सिर्फ एक सेकंड पेज बचा है। इसमें मैं तुम्हें बता दूं, शेड्यूल 1 में तुमने क्या पढ़ा। देखो सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 है, सेक्शन 7 में ABC है, ABC में जो C है कंसिडरेशन, उसकी 4 एक्सेप्शन है जो कि शेड्यूल 1 में कवर्ड है। अब आ जाता है शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 एंड 3 में क्या है, 2 में बोल रहा है कि या तो वो सप्लाई, ऐसे समझ लो, ऐसे समझो, ये तुम्हारा सेक्शन 7 है सप्लाई। सप्लाई के अंदर तुमने पहले क्या पढ़ा, ABC, फिर वो पढ़ा कि क्लब एंड जो मेंबर्स हैं उसमें भी आपस में सप्लाई है, फिर तुमने इंपोर्ट पढ़ा विद कंसिडरेशन, फिर तुमने पढ़ा शेड्यूल 1 की सप्लाई है विदाउट कंसिडरेशन। अब तुम पढ़ोगे शेड्यूल 2 एंड शेड्यूल 3। शेड्यूल 2 बोलता है कि या तो वो गुड्स की सप्लाई है या वो सर्विसेज की सप्लाई है। इसको उन्होंने और क्लैरिफाई कर दिया ताकि तुम्हें कोई डाउट ना हो। और शेड्यूल 3 है नीदर गुड्स नॉर सर्विसेज, तो ना वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विसेज की सप्लाई है। गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर नहीं है, मतलब ये नीदर गुड्स और सर्विसेज, मतलब बेसिकली यहाँ पे लिख लो नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, ना वो गुड्स की सप्लाई है ना वो सर्विसेज की सप्लाई है। तो उसके ऊपर GST लगेगा क्या, नहीं लगेगा। तो हम पहले शेड्यूल 2 पढ़ते हैं, सप्लाई ऑफ गुड्स है, सप्लाई ऑफ सर्विसेज है। मैं तुम्हें बता दूं, पेपर में अभी Jan 26 के एग्जाम में आया था, मैं तुम्हें दिखा देता हूँ क्वेश्चन। पहले मैं एक बार पढ़ा देता हूँ, फिर तुम्हें समझ आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। बहुत सिंपल है, तुम्हें खुद ही पढ़ के पता चल जाएगा कि ये गुड्स सप्लाई हो रही है या सर्विसेज सप्लाई हो रही है। कोई तुम गुड्स बेच रहे हो या तुम कोई बिजनेस एसेट है उसको ट्रांसफर कर दिया या डिस्पोज ऑफ कर दिया, ऑब्वियसली सप्लाई ऑफ गुड्स है। कोई बिजनेस एसेट्स हैं किसी बिजनेस के, है ना, कौन से बिजनेस के, जो वाइंड अप हो रहा था, बंद हो रहा था जो बिजनेस, वो गिने जाएंगे कि उसने खुद को सप्लाई कर ली। तो वो सप्लाई कैसी गिनी जाएगी, सप्लाई ऑफ गुड्स गिनी जाएगी। अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा था उसने खुद को सप्लाई कर ली, अगर कोई बिजनेस बंद हो रहा था तो उसके अंदर जो गुड्स पड़ी थी वो माना जाएगा खुद को सप्लाई होगी। दिस इज ऑल्सो कवर्ड अंडर शेड्यूल 2 एंड इट इज सप्लाई ऑफ गुड्स। इसकी एक्सेप्शन के अगर बिजनेस कैरी ऑन हो गया, मतलब या तो मैंने बिजनेस, चलता बिजनेस किसी और को बेच दिया, या मेरे आगे ऑफ स्प्रिंग्स ने या किसी ने कैरी ऑन कर लिया बिजनेस, ओके। अब आ जाते हैं शेड्यूल सप्लाई ऑफ सर्विसेज, सिंपल। ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स, बेसिकली मेरी गुड्स थी, मैंने किसी को रेंट पे दे दी, सिंपल, ट्रांसफर ऑफ राइट इन गुड्स। जॉब वर्क, जॉब वर्क क्या होता है, एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस ऑन समवन एल्सेज गुड्स, मेरी गुड्स पे किसी और ने काम करा है, मेरी गुड्स पे कोई और काम कर रहा है, सर्विसेज। मतलब बेसिकली मान लो मेरा शर्ट्स का बिजनेस है, तो मैंने किसी शर्ट पकड़ी और बाहर डाई वाला था, डाई वाला, उसको दे दी कि इसको पिंक कलर की शर्ट है, इसको ब्लू करके दे दे, उसने दे दी मेरे को ब्लू करके। अब उसने मेरे को क्या दी, उसने मेरे को जॉब वर्क की सर्विसेज दी है, उसने मेरी गुड्स पे कोई ना कोई प्रोसेस करके मुझे दिए, सिंपल, ओके। तो इट इज़ ऑल्सो सप्लाई ऑफ सर्विसेज, ऑब्वियसली मेरे को सर्विसेज सप्लाई कर रहा है, ठीक है। सिर्फ एक ये मेरे को बड़ी हटके लगी तो मैंने इसको रेड करा हुआ है, गुड्स हेल्ड फॉर बिजनेस, जो मैंने अपने बिजनेस के लिए जो गुड्स रखी थी, दोज आर पुट टू अदर देन बिजनेस यूज, मतलब पर्सनल यूज, मतलब मान लो सचिन रेजा चेयर्स है, मैं चेयर्स बेचता हूँ और मैंने चेयर्स का स्टॉक रखा है, लेकिन उनमें से एक चेयर उठा के मैं अपने घर ले आया कि ये तो पर्सनल यूज के लिए मैं अपने घर ले आया, तो क्या मैंने खुद को सप्लाई ऑफ गुड्स करी है, नहीं, सप्लाई ऑफ सर्विसेज करी है भाई साहब, सप्लाई ऑफ सर्विसेज करी है। ओ यस, ये मेरे को थोड़ी हटके लगी, और मेरे को टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, मेरे को आज की डेट में भी ये वियर्ड लगती है। मतलब गुड्स होना चाहिए था मेरे हिसाब से, सप्लाई ऑफ गुड्स, बाकी जो भी है पता नहीं है तो मॉड्यूल में यही लिखा हुआ कि भाई सप्लाई ऑफ गुड्स है, अच्छा सॉरी सप्लाई ऑफ सर्विसेज है, तो फिर मैंने भी सप्लाई ऑफ सर्विसेज लिख दी, ओके। किसी प्रॉपर्टी को रेंट कर रहे हो, किसी को अपना इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट यूज़ करने दे रहे हो, ये वाली पे हम थोड़ा होल्ड लगाते हैं, ठीक है। उसके बाद अच्छे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जहाँ पे गुड्स प्लस सर्विसेज इन्वॉल्व हैं एंड रिजल्टेंट नहीं आएगा, इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि गुड्स और सर्विसेज दोनों यूज हो रही हैं इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी। एग्जांपल मैंने अपने घर पे डाउन सीलिंग करवाई, तो वो जो लेबरर है, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है, जो भी है, उसके साथ मेरा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ ना कि वॉल पट्टी, चैनल, सब कुछ तेरा और सर्विसेज भी तेरी इसको बनाने की, और ले मैं किसके रहा हूँ, इन रिलेशन टू एन इमूवेबल प्रॉपर्टी, देन दिस इज कि मैं उससे वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट की सर्विस ले रहा हूँ, ओके।
रेस्टोरेंट की सर्विसेज तुम्हें पता है, कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज, कंस्ट्रक्शन ऑफ कॉम्प्लेक्स बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, ये जो है कंस्ट्रक्शन की भी सर्विसेज होती हैं, वो तुम्हें पता ही है। अब हम सर उस पर आ जाते हैं जो हमने एक छोड़ा था, कौन सा एक छोड़ा था, agreeing to an obligation to refrain from an act or to tolerate an act or to do an act, an obligation to refrain from an act, tolerate an act or to do an act। इस पे हम चलते हैं भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो एक्सप्रेशन है agreeing to the obligation to refrain from an act, to tolerate an act और सिचुएशन और to do an act, इसके 3 लिम्स हैं, 3 हिस्सों में। एक तो ऑब्वियसली हम किसी ऐसी ऑब्लिगेशन को अग्री करें जिसमें हम कोई एक्ट रिफ्रेन कर रहे हैं, टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, या हम उस एक्ट को टोलरेट कर रहे हैं, या हम उस एक्ट को डू कर रहे हैं। मतलब सिंपल है कि यार सप्लाई ऑफ सर्विसेज में क्या क्या आएगा। मान लो एक बंदा है मेरे पास, मान लो मैं एम्प्लॉयर है मेरा और मैं उसका एम्प्लॉय हूँ, और मैंने उससे कुछ कोर काम सीख लिया, और फिर उसने मेरे साथ एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन कर लिया कि तू यार मेरी सिटी में ये वाला काम नहीं करेगा, क्योंकि मेरी सिटी में तो मैं काम कर रहा हूँ ना, तो तू भी काम करने लगे तो कॉम्पिटिटर हो जाएगा। तू मेरे साथ एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन कर ले, तू मेरे साथ एक नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन कर ले कि तू ये काम नहीं यहाँ पे कर सकता। तो वो मेरे को एक काम करने से रोक रहा है, उसके लिए मेरे को वो कंसिडरेशन दे रहा है, और मैं अग्री कर रहा हूँ कि ठीक है आप मेरे को एक काम करो, आप मेरे को 10,000 रुपीज़ दे दो, और मैं नॉन कम्पीट एग्रीमेंट साइन करता हूँ कि मैं आपकी सिटी में लेट से पढ़ाऊंगा नहीं, या कुछ भी सिटी में वो काम नहीं करूंगा जो आप कर रहे हो। तो मैं अग्री कर रहा हूँ टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट। या फिर तुम्हारे एक मॉड्यूल में एग्जांपल है जो कि अच्छी लगी मुझे, कि एक बिल्डिंग बन रही थी, उन्होंने बोला कि यार ये बिल्डिंग ना 4 फ्लोर के ऊपर मत बनाना, चाहे तुम्हारे पास, चाहे बिल्डिंग बनाने वाले के पास परमिशन है कि वो 10 फ्लोर भी बना सकता है, लेकिन साथ वाले बिल्डिंग वालों ने ना उसको पैसे दे दिए कि यार हमारी ना सनलाइट ब्लॉक हो जाएगी अगर तूने अपनी बिल्डिंग और ऊंची बना दी, तो तू 4th फ्लोर तक ही बनाइयो, ये ले पैसे। और वो बोल रहा है ओके, ही इज अग्रीइंग टू रिफ्रेन फ्रॉम एन एक्ट, कि मैं एक्ट नहीं करूंगा, मैं इस चीज के लिए अग्री कर रहा हूं, देन दिस इज सप्लाई ऑफ सर्विसेज। वो मुझे सप्लाई ऑफ सर्विसेज दे रहा है, मैं उसको पैसे दे रहा हूं, ओके। अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू टोलरेट एन एक्ट, एक एक्ट को मैं टोलरेट कर रहा हूं। अब इसकी एग्जाम्पल वही कि एक स्कूल के पास एक चर्च था, एक स्कूल के पास एक चर्च थी, वो चर्च नहीं, चलो मस्जिद लगा लो या कुछ भी लगा लो, तो वो मस्जिद वालों ने स्कूल वालों को पैसे दिए कि यार हम यहाँ पे ना बड़े बड़े स्पीकरों में कुछ ना कुछ चलाएंगे, तो आप जो है उसको सह लेना, चिक चिक मत करना, या उसका कुछ भी कंप्लेंट मत करना, या कुछ भी मत करना, सह लेना। तो मेरे को सहने के पैसे मिल रहे हैं। या फिर एग्जाम्पल एक और लेते हैं, मैंने मूवी टिकट बुक कराई और मैंने कैंसिलेशन कर दी। अब मूवी वालों को वो कैंसिलेशन सहनी पड़ रही है, मूवी वालों को वो कैंसिलेशन सहनी पड़ रही है, और उनको जो सहनी पड़ रही है उसके लिए वो मेरे से क्या लेंगे कंसिडरेशन में, कैंसिलेशन फीस लेंगे। तो वो जो कैंसिलेशन फीस लेंगे, डेट इज दे आर अग्रीइंग टू टोलरेट एन एक्ट, कि यार यार हमारा एक वो हुआ था ना कि तू आएगा, अब मुझे सहना पड़ रहा है कि तू नहीं आ रहा, चल कोई बात नहीं, कैंसिलेशन फीस दे दे, सिंपल। एग्रीइंग टू ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, सिंपल। ये तो इसमें तो सारी दुनिया जान की सर्विसेज कवर होती है कि मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ कि जाके ये काम कर दे, और तूने कर दिया, तो सिंपल सर्विसेज। ये मैं तुम्हें सर्विसेज ही तो प्रोवाइड कर रहा हूँ। आई एम अग्रीइंग टू प्रोवाइड यू कोचिंग सर्विसेज, इसके बदले में पैसा तो चलो अभी नहीं मिल रहा, बट जो भी है कोई बात नहीं, समाज सेवा बहुत, मैं फिलेंथ्रोपिक मैं वो कर रहा हूँ जो डोनेशन वाला ना, विदाउट वट एवर, ओके। तो आई एम अग्रीइंग टू द ऑब्लिगेशन टू डू एन एक्ट, तो मैं तुम्हारे लिए एक काम कर रहा हूँ जिसके बदले में तुम पैसा दे रहे हो। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से आता है? एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आता है नहीं, इसमें से आता है नहीं, किस में से आता है? इसमें से आता है। इसमें से क्वेश्चन क्या आता है ये बता दो फटाफट से। इसमें से क्वेश्चन ये आता है कि एक बंदा था जी एक्स, उसने वाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ था कि तू मेरे को ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे देगा 30 डेज में, बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करके दे देगा 30 डेज में, या कोई भी कॉन्ट्रैक्ट करा हुआ था कि तू मेरे को ये काम करके दे देगा 30 डेज में, और अगर तूने 30 डेज में नहीं करा तो मैं तेरे से 1 लाख रुपए लूंगा। ठीक है बात। वाई ने करा वो काम 35 डेज में, 35 डेज में। ऑफ कोर्स फिर एक्स ने 1 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपीज ले लिए। नाउ द क्वेश्चन इज क्या इस 1 लाख के ऊपर एक्स जो है वो जीएसटी पे करेगा? जीएसटी पे करेगा? क्वेश्चन मार्क। जीएसटी पे करेगा? द आंसर इज नहीं। द आंसर इज नहीं।
सर अभी तो आपने बोला कि उसने वो टोलरेट करा ना, उसने वो टोलरेट करा ना कि मेरा 30 वाला काम 35 दिनों में हुआ है, तो उसने टोलरेट करा, तो वो उसने कंसिडरेशन जो है वो सर्विसेज दी है ना। नहीं मेरे बच्चे, उसने उल्टा जो 1 लाख लिया है वो नॉट टोलरेटिंग का लिया है। उसने बर्दाश्त नहीं करा कि मेरा काम 30 से 35 दिनों में हो गया, चाहे ये चीज़ ऑलरेडी अग्रीड भी थी, लेकिन उसने 30 दिनों वाला काम 35 दिनों में हुआ है, ये उसने बर्दाश्त नहीं करा। तो ऊपर वाले जो जो 1 लाख है उस चीज़ का जो मिला है, दीज आर कॉल्ड लिक्विडेटेड डैमेजेस, दीज आर जस्ट कंपेंसेशन इन नेचर। तुमने अभी पढ़ा ना गुड्स की डेफिनेशन में और सर्विसेज की डेफिनेशन में कि मनी और सिक्योरिटीज नहीं आती। दिस इज मेयरली अ ट्रांसफर ऑफ मनी फ्रॉम वाई टू एक्स, फ्रॉम वाई टू एक्स, 1 लाख रुपीज जो गया, मेयरली अ ट्रांसफर ऑफ मनी। और ट्रांसफर ऑफ मनी के ऊपर जीएसटी लगता है क्या? नहीं। मतलब मेरा पॉइंट क्या है, ऐसे समझो इस चीज को कि उस 1 लाख के बदले में किसी ने किसी को कोई सर्विसेज प्रोवाइड करी क्या? नहीं। इट इज मेयरली अ कंपेंसेशन फॉर द लॉस ऑफ एक्स, एक्स का जो लॉस हुआ है 5 दिन बाद जो डिले काम हुआ है उसके करके, तो इसको बोलते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस, और इसके ऊपर जीएसटी नहीं है। तो सर टोलरेट एंड एक्ट कब होता है? टोलरेट एंड एक्ट होता है कि क्लॉज में अगर ऐसा लिखा होता है एक्स ने वाई को कि तूने ये काम 30 डेज में करना है, और अगर तूने किसी भी टाइम पे बीच में ये कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करा, अगर तूने इस कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर दिया, तुमने ये कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करा, फिर मैं तुमसे 1 लाख रुपए लूंगा। फिर जो वाई ने अगर कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिया और उसने वाई एक्स को 1 लाख रुपए दे दिया, तो फिर एक्स उस 1 लाख के ऊपर जीएसटी भरेगा, बिकॉज अब एक्स ने टोलरेट करा है वाई का कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना। जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी कि मेरा कॉन्ट्रैक्ट क्या था कि मैं मूवी देखने जाऊंगा, मैंने टिकट बुक कराई, थिएटर वालों के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट हो गया ना, टिकट बुक करा ली, लेकिन मैंने कैंसिल कर दी मूवी। अब वो मेरे से कैंसिलेशन फीस ले रहे हैं जो बुक माई शो वाले हैं, तो क्योंकि मैंने वो कॉन्ट्रैक्ट ही कैंसिल कर दिया। समझ रहे हो? अगर कोई चीज, कोई कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल ही हो गया, वो चीज हुई नहीं, वो एक्टिविटी हुई नहीं, देन उसकी जो कैंसिलेशन चार्जेस हैं ऐसा कुछ है, उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। वो टोल रेट एंड एक्ट की एग्जांपल है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो 30 से 35 डेज में हुआ और उसके बदले में मेरे को सिर्फ कंपेंसेशन मिल रही है फॉर माई लॉस, देन वो लिक्विडेटेड डैमेजेस हैं और उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। आई होप दिस क्लैरिफाइड द सिचुएशन। फिर आते हैं साहब हम शेड्यूल 3 पे। शेड्यूल 3 में क्या है? एक्टिविटीज टू बी कंसिडर्ड एज नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉर सप्लाई ऑफ सर्विसेज, कि इन चीज़ों को तुम ना गुड्स की सप्लाई मानोगे ना सर्विसेज की सप्लाई मानोगे। कौन सी? अगर एम्प्लॉय ने एम्प्लॉयर कोई एम्प्लॉयमेंट के अंडर कुछ भी सर्विसेज दी है, अब ऑब्वियसली बात है मैं अपनी नौकरी करने जाता हूँ, उसके बदले में मेरे को सैलरी मिलती है, तो जो भी मैं अपने एम्प्लॉयर को सर्विसेज दे रहा हूँ अपनी डेली वहाँ पे जॉब पे जाके, और उसके बदले में जो मेरे को कंसिडरेशन में सैलरी मिल रही है, क्या इसके ऊपर जीएसटी है? नहीं, उसको कुछ मत मानो, कोई गुड सर्विसेज कुछ नहीं है, वो बाहर है जीएसटी से। तभी मैंने पहले बोला था एम्प्लॉयमेंट इज आउट ऑफ जीएसटी। सर्विसेज बाय एनी कोर्ट और ट्रिब्यूनल, कोई भी कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोकल कोर्ट, कोई भी कोर्ट है या कोई ट्रिब्यूनल है ना, कोई भी जीएसटी एटी या इनकम टैक्स एटी, आईटी एटी, वो सारे इससे बाहर है। ठीक है? कोई भी फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय कोई एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, एमएलए है, या मेंबर ऑफ कोई भी लोकल अथॉरिटी का जो मेंबर है, जो ये बेसिकली समाज सेवक है, जो भी लोग ये सरकारी पोस्ट होल्ड करके बैठे हैं, है ना, या एनी ड्यूटीज परफॉर्म्ड बाय पर्सन हु होल्ड सच पोस्ट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, जैसे अपने प्रधानमंत्री जी है ना, प्रेसिडेंट, ये जो सर्विसेज देते हैं, ये जो अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करते हैं, इनकी ड्यूटीज को भी किसी के अंडर नहीं गिना जाएगा, कोई ये वो नहीं है। ठीक है? कोई इस पे जीएसटी नहीं है। ओके। सर्विसेज ऑफ फ्यूनरल इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द डिसीज्ड, तो क्रियाकर्म की जो सर्विसेज होती हैं, चाहे किसी को जलाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और क्या क्या होता है, यही होता है ना दोनों धर्मों में, हाँ, जलाया जाता है या दफनाया जाता है, यही होता है। ओके। चाहे किसी को जलाया जा रहा है, चाहे किसी को दफनाया जा रहा है, और या फिर वो जो शव गाड़ी जाती है, जो लाश लेके जाने वाली गाड़ी जाती है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन, मरे हुए की ट्रांसपोर्टेशन, ये सब के ऊपर जीएसटी नहीं है। वो बोल रहे हैं, कहते अब तो मर गया, अब तो छोड़ दो इससे जीएसटी चूसना, अब तो मर ही गया इंसान, अब क्या चूस रहे हो उससे जीएसटी, तो इसलिए उसको छोड़ दिया। ठीक है। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, इसमें मैंने एक कमेंट डाल देता हूँ, मैं बाद में मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ऐड सर्टिफिकेट, मैं ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है। तो सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग बेसिकली सेल ऑफ एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी तो वैसी गुड्स और सर्विसेज से बाहर है, तो बात ही खत्म। फिर आ जाते हैं एक्शनेबल क्लेम्स, जो मैं तुम्हें पहले बताया था कि एक्शनेबल क्लेम्स वैसे तो गुड्स की डेफिनेशन में आते हैं, लेकिन एक्शनेबल क्लेम्स अदर देन स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स सारे बाहर हैं। तो सिर्फ स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स जो हैं
सिर्फ वही गुड्स की डेफिनेशन में बचते हैं। तो ये जो तुम बैटिंग करते हो, है ना, कसिनोज जो हैं, या ये जो गैम्बलिंग करते हैं, हॉर्स रेसिंग करते हैं, लॉटरी करते हैं, या ऑनलाइन मनी गेमिंग करते हैं। ऑनलाइन मनी गेमिंग तुम्हारी पबजी नहीं, पबजी में तो सिर्फ तुम पैसा डालते हो ना, तुम्हें उम्मीद थोड़ी है ना कि उससे पैसा मिलेगा भी। जो ये वाली गेम्स होती हैं, जो स्टेक हो गया, या जो ये है ना ट्रिपल विन, जो ये जितनी भी गैम्बलिंग वाली साइट्स हैं, उसमें जो तुम ऑनलाइन मनी गेमिंग करते हो, डैट इज स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम्स, क्योंकि उसमें तुम क्लेम कर सकते हो कि मेरी ये मनी तुमने देनी है। ओके, ठीक है। Let me check in case I'm missing something. Okay, no, I'm not missing something. That is actually good. तो एक्शनेबल क्लेम्स हो गया। अब आ जाते हैं साहब अदर नॉन सप्लाईज के ऊपर। तुम्हें अल्कोहलिक लिक्कर का जो लाइसेंस मिलता है सरकार से, उसकी ग्रांट, जो लाइसेंस की जो ग्रांट है, उसके ऊपर जीएसटी नहीं है। क्यों? क्योंकि जब लिक्कर के ऊपर जीएसटी नहीं है तो उसके लाइसेंस के ऊपर जीएसटी भी नहीं है। सर सरकार हमें और भी बहुत तरह के लाइसेंसेस देती है, उसके ऊपर जीएसटी है। सर सरकार को हम बहुत बार रॉयल्टी भी पे करते हैं, उसके ऊपर भी जीएसटी है। और ये जितना भी जीएसटी है सारा आरसीएम में पे होता है। ओ सर्विसेज बाय पंचायत म्यूनिसिपैलिटी इन रिलेशन टू फंक्शंस इंटरेस्टेड अंडर आर्टिकल 243 GW। पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी, इनके पास बहुत सारे काम होते हैं। आर्टिकल 243 GW में कैसे कैसे काम लिखे हुए हैं कि जैसे वो होता ना, सड़कों के साइड में स्ट्रीट लाइट लगवाना, पानी की सप्लाई इंश्योर करना, बिजली की सप्लाई इंश्योर करना, मतलब वो ऐसी जो चीज़ें जो सरकार का काम नहीं होता कि यार अरे यार हमारे वार्ड के एमसी ने क्या करा है, म्यूनिसिपैलिटी वाले ने, तो वो वाली जो चीज़ें जो ये तुम्हें सर्विसेज देते हैं, इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। अब ये आ जाती है थोड़ी क्रेजी चीज़, इंटरस्टेट मूवमेंट। इंटरस्टेट, एक स्टेट से दूसरी स्टेट, ऑफ वेरियस मोड्स ऑफ कन्वेंस, मतलब ट्रेन, बस, ट्रक, व्हीकल, कार, कुछ भी जा रही है, किसमें बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, रिलेटेड पर्सन भी नहीं, सिर्फ बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन्स, एक ही पैन पे जो दो जीएसटी है। और ये कन्वेंस किसके लिए जा रहा है, ये गाड़ी किसके लिए जा रही है? या तो इसमें पैसेंजर भर के जा रहे हैं, मतलब एक डिस्टिंक्ट पर्सन से दूसरे डिस्टिंक्ट पर्सन बंदे जा रहे हैं, चाहे किसी काम से, चाहे फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस जा रहे हैं, ठीक है। अब सोचो ना, एक एग्जांपल लो, एक मेरा पैन है, यहीं से ले लेते हैं ना, इसी में, दिल्ली के हेड ऑफिस से वेस्ट बंगाल में उन्होंने बंदे भेजने थे, तो उन्होंने अपनी एक वैन बुक करी कंपनी की, और उसमें बंदे भर के भेज दिए। अब क्या तुम ये बस जो भेजी है भर के, क्या ये जो बस है इसकी भी सप्लाई मान लोगे कि कंपनी ने तो जी बस सप्लाई करी है, तुम्हारी बस यहाँ से वहाँ कैसे पहुँच गई, तुमने बिजनेस एसेट अपना ट्रांसफ़र करा है, इस पर जीएसटी बनता है। तो इसलिए उन्होंने क्लैरिफाई करा कि नहीं भाई, ये जो टेम्परेरी ट्रांसफर्स होते हैं ना डिस्टिंक्ट पर्सन्स में, इसको नहीं तुम सप्लाई गिन सकते, चाहे ये विदाउट कंसिडरेशन ही गई है बस ऑब्वियसली, तो इसलिए डिस्टिंक्ट पर्सन के बीच में गई है, तुम इसको तुम सप्लाई मत गिन लेना। ओके। और कन्वेंस के अलावा जैसे रिग्स, टूल्स या स्पेयर पार्ट या ऐसा कुछ चला गया डिस्टिंक्ट पर्सन में, एक्सेप्ट जब ये फर्दर सप्लाई के लिए कि मैं उसको बस भेज रहा हूँ बंदे भर के, और मैं बोल रहा हूँ कि बस आगे बेच दियो, तो फिर वो बस की जो सप्लाई मैंने करी अपने डिस्टिंक्ट पर्सन को, वो अंडर जीएसटी आती है। ओके। अब आ जाती है साहब सितंबर 25 में जो अमेंडमेंट आई थी, जो जनवरी 26 के लिए भी एप्लीकेबल है, और ऑफकोर्स मई 26 के लिए भी है, और जो भी तुम जिस अटेम्प्ट में भी सुन रहे हो। अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइडेड लीड इंश्योरेंस हैज पेड जीएसटी ऑन होल प्रीमियम। सर कुछ नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं लेके बैठा हूं ना इधर एक चार्ट बना के, टेंशन क्यों बैठे हो, टेंशन क्यों ले रहे हो, क्यों बैठे हो, खाली बजाओ ताली। पहले तो एक बार पढ़ लो दोबारा लिखा क्या हुआ। अपोर्शनमेंट ऑफ, मैं इसको बंद करके दोबारा खोल देता हूं, दोबारा पढ़ो क्या लिखो। अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम प्रोवाइडेड लीड इंश्योरेंस हैज पेड जीएसटी ऑन होल प्रीमियम। को इंश्योरेंस क्या होता है? मैक्स इंश्योरेंस जो है, मैक्स इंश्योरेंस जो कंपनी है, उसके पास सचिन देजा क्लासेस गया और मैंने बोला मेरे को 10 करोड़ की इंश्योरेंस दे दो, मेरी जो भी बिल्डिंग है, मेरे बिजनेस के किसी भी चीज़ के रिलेटेड, मैंने 10 करोड़ की उससे इंश्योरेंस ले ली। अब मैक्स वाला कहता है यार ये तो अच्छी बात है, मैं एक काम करता हूँ, इतनी बड़ी रकम है और इतना बड़ा सब कुछ है, मैं किसी के साथ मिल के इसको इंश्योर करता हूँ। मैं अपने किसी, वो गया टाटा वाले के पास कि ये काम कर यार, ये जो 10 करोड़ है ना, इसमें से 40% तू इंश्योर कर ले और 4 करोड़ ले लियो, ऑब्वियसली 10 करोड़ का 40% तू ले लियो। टाटा कहता ओके।
अब इसमें इसमें होता कैसे है, मेरे को एसआरसी को तो यही दिखता ना कि जो मैक्स इंश्योरेंस है वो मेरा लीड इंश्योरर है, लीड इंश्योरर मतलब मेन मेरी उसके साथ डीलिंग हो रही है और सबसे ज्यादा इंश्योर भी मुझे वही कर रहा है 60%, लीड इंश्योरर वही है। तो मैंने चुपचाप उसको 10 करोड़ प्रीमियम दे दिया, मैंने तो उसको ही दूंगा ना 10 करोड़ प्रीमियम, मेरा तो कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ हुआ है, तो मैंने उसको 10 करोड़ दे दिए और 10 करोड़ के ऊपर ऑफकोर्स उसने मेरे से जीएसटी भी चार्ज करा होगा और इस मैक्स ने इस 10 करोड़ के ऊपर जीएसटी भर दिया, सरकार को भर दिया। अब इस मैक्स ने उस 10 करोड़ में से मेरे को 4 करोड़ बांटे, सॉरी मेरे को नहीं, टाटा वाले को 4 करोड़ बांटे ऑफकोर्स, जो उसका को इंश्योरर का प्रीमियम था। तो एग्जम्पशन किस चीज, मतलब वो जो एग्जम्पशन नहीं सॉरी जो सप्लाई किस चीज को नहीं माना गया है कि ये जो मैक्स ने टाटा को 4 करोड़ रुपए दिए, इसको तुम सप्लाई से बाहर रखो, मतलब इसको तुम ऐसे मत गिनो कि यार टाटा वाले ने मैक्स से कंसिडरेशन ली है और ऑफ कोर्स इंश्योरेंस बिजनेस है और एक्टिविटी भी हो रही है को इंश्योरेंस वाली, तो इसके ऊपर टाटा जीएसटी भरेगा। नहीं, क्यों बाहर रखा गया? क्योंकि फिर डबल टैक्सेशन हो गया ना। ये जो 10 करोड़ है ये ऑलरेडी इस पे ऊपर पहले जीएसटी लग के हटा है, अब दोबारा ये जो 4 करोड़ इसमें से बटेगा, इसी में से तो बट रहा है, इसी में से तो अपोर्शनमेंट हो रही है किसकी, को इंश्योरेंस प्रीमियम की। बट ये कब होगा ऐसा, नो जीएसटी ऑन 4 करोड़ बाय टाटा इफ एंड ओनली इफ ये जो मैक्स है, ये जो लीड इंश्योरर है, हैज पेड जीएसटी ऑन होल 10 करोड़, उसने पूरी 10 करोड़ की अमाउंट पे ऊपर जीएसटी भर दिया, तो 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं होगा। अब पढ़ो क्या लिखा हुआ है, अपोर्शनमेंट ऑफ को इंश्योरेंस प्रीमियम, ये जो 10 करोड़ में से 4 करोड़ बांट के उसने टाटा को दिए, ये सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज नहीं है, नीदर है, प्रोवाइडेड जो लीड इंश्योरर है, लीड इंश्योरर आएगा, लीड इंश्योरर हैज पेड जीएसटी ऑन होल प्रीमियम, जो लीड इंश्योरर था जो मैक्स वाला था उसने पूरा जो 10 करोड़ वाला जो प्रीमियम था उसके ऊपर जीएसटी भर दिया, तो फिर वो 4 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं आएगा। ओ बहुत बढ़िया थी, बहुत बढ़िया थी। ऐसी मिलती जुलती एक और, क्योंकि तुम समझ रहे हो ना, उनको बेसिकली डबल टैक्सेशन का इफेक्ट हटाना था, तो वो ये नहीं चाहते थे कि एक ट्रांजैक्शन 2 बार टैक्स क्यों हो रही है, समझ रहे हो? ओके। सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर, फिर से वही बात कि सर कुछ नहीं समझ आ रहा, क्या इंश्योरर क्या री इंश्योरर। सर्विसेज बाय इंश्योरर अगेंस्ट सीडिंग कमीशन प्रोवाइडेड री इंश्योरर हैज पेड जीएसटी ऑन री इंश्योरेंस प्रीमियम सीडिंग इंक्लूडेड। मतलब ओके, मैं बता देता हूँ दोबारा। अब थोड़ा डिफरेंट केस हुआ। सचिन रेजा क्लासिक कहता है 10 करोड़ से मेरा क्या होता है, मेरा तो बहुत बिजनेस बड़ा है। हे भगवान, सुन रहे हो ना मैनिफेस्टेशन मेरी। सचिन रेजा क्लासेस जो है वो बोल रहा है कि अरे 10 करोड़ से मेरा क्या होगा, मेरा तो बिजनेस बहुत बढ़ चुका है, 100 करोड़ 7 करोड़ जैसे अमिताभ बच्चन ने बोलता है। ओके, 100 करोड़ का मेरे को इंश्योरेंस चाहिए, मैं मैक्स वाले के पास। एक बार को तो मैक्स वाले की भी फट गई कि भाई 100 करोड़ पागल है क्या, मेरी भी कोई रिस्क एपेटाइट है ना, तूने कल को सच में 100 करोड़ का क्लेम मार दिया तो मेरी तो कंपनी डूब जाएगी। तो मैक्स वाला कहता नहीं, मैं 100 करोड़ में से ना कुछ पार्ट 90 करोड़ 80 करोड़ 95 करोड़ या चाहे पूरा 100 करोड़ किसी को दे देता हूँ आगे, कि मेरी तो इतनी रिस्क एपेटाइट नहीं है, लेकिन मैं बिजनेस तो लेके आ रहा हूँ ना किसके लिए। तो मैंने इसको 100 करोड़ का प्रीमियम दिया, इसने आगे री इंश्योरेंस की सर्विसेज ले ली। री इंश्योरेंस क्या होती है, ऑलरेडी जो इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर इंश्योरेंस लेने की। अगर कल को मेरे को 100 करोड़ देने पड़ गए तो भाई साहब टाटा इसमें से इतना पार्ट तू देगा। सर इसमें और इसमें फर्क क्या है, को इंश्योरर में इसमें भी तो 10 करोड़ में से 4 करोड़ जो वो जा रहा था, तो इसमें जो 40% वाला रिस्क था वो टाटा बियर करता। इसमें दोनों मिलके पार्टनर बने, इसमें दोनों ने मिलके किसी एक को इंश्योर करा। और इसमें क्या हुआ, सेकंड वाले में क्या हुआ, मैक्स वाले ने खुद का इंश्योरेंस ले लिया टाटा से कि तू मेरे को इंश्योरेंस दे कि कल को अगर मेरे को किसी को 100 करोड़ का क्लेम देना पड़ गया तो वो तू मेरे को देगा। ओ, और मैक्स बोलता टाटा वाले को कि यार टाटा वाले एक बात बता, तेरे पास मैं इतना बड़ा बिजनेस भी तो लेके आया हूँ और प्लस मेरे खर्चे भी तो होने वाले हैं, कल को इसको ये जो पॉलिसी होल्डर है इसका पॉलिसी एग्रीमेंट बनाने में, इसकी अंडर राइटिंग करवाने में, ब्रोकरेज में बहुत खर्चा होगा, तो तू मेरे को कुछ कमीशन दे, सीडिंग कमीशन मेरे को सीडिंग कमीशन दे जो मैं तेरे पास बिजनेस लेके आया। तो टाटा कहता ठीक है, 100 करोड़ में से 2% तेरा, 2 करोड़ तेरा। अब जो एग्जम्पशन है वो क्या है, इस 2 करोड़ के ऊपर जीएसटी नहीं है, प्रोवाइडेड यहां से पढ़ो, सर्विसेज बाय इंश्योरर टू री इंश्योरर। जो इंश्योरर ने री इंश्योरर को सर्विस नहीं दी, इंश्योरर यहां पे कौन, मैक्स, आई मतलब इंश्योरर मैक्स,
री इंश्योरर कौन? टाटा। जो इंश्योरर ने, मैक्स वाले ने जो टाटा को सर्विस दी है, जो बिजनेस लाके दी है, अगेंस्ट व्हाट? अगेंस्ट सीडिंग कमीशन की तू मेरे को इसके बदले में 2 करोड़ दे, वो जीएसटी से बाहर है। प्रोवाइडेड जो री इंश्योरर है, जो टाटा वाला है, जिसके पास वो 100 करोड़ आया है, उस 100 करोड़ के ऊपर टाटा वाले ने पूरा री इंश्योरेंस प्रीमियम के ऊपर जीएसटी भर दिया। मतलब यहाँ पे एक फर्क तुम्हें और दिख गया होगा, यहाँ पे जो है, यहाँ पे मैक्स जो लीड इंश्योरर था, जिसके पास एसआरसी से 10 करोड़ आ रहे थे, तो इस पे मैक्स ने जीएसटी भरना था। यहाँ पे सिंस इसने री इंश्योरेंस की सर्विस ले ली, यहाँ पे टाटा ने ये पूरे 100 करोड़ के ऊपर जीएसटी भरना है। तो इसमें एग्जम्पशन क्या है कि ये 2 करोड़ के ऊपर जो मैक्स वाले की कंसिडरेशन है, जो मैक्स वाले को मिल रहा है पैसा, उसको सप्लाई नहीं किया जाएगा। प्रोवाइडेड ये जो टाटा वाला है, इसने 100 करोड़ के ऊपर पूरा जीएसटी भर दिया। ठीक है बात? ये मैंने बहुत डिटेल में समझा दिया, जितना डिटेल इसकी बन सकती थी सारा हो चुका है। ओके, अब आ जाते हैं भाई साहब एक क्लैरिफिकेशन के ऊपर, जिसके लिए पूरी रिवीजन वीडियो बनानी पड़ रही है, बिकॉज ये क्लैरिफिकेशन मतलब अमेंडमेंट है तुम्हारे मई 26 के लिए, एंड ऑफ कोर्स सितंबर 26 के लिए, एंड जून 26 के लिए, एंड जैन 27 के लिए। तो यही है अमेंडमेंट, तो मैंने अब इसमें डाल दी। वाउचर्स के ऊपर क्लैरिफिकेशन है, मैं तुम्हें ऐसे समझा देता हूँ। एक भाई साहब वाउचर है, वाउचर तुम्हें पता ही वाउचर क्या होता है? कहते या तो वाउचर एक प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट हो सकता है। प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट कैसे? कि मैंने ऑफ कोर्स कुछ पैसे दिए और उसके बदले में मेरे को एक वाउचर मिल गया कि ठीक है, मैं इसको फ्यूचर में कभी भी उस चीज़ के अगेंस्ट यूज़ कर सकता हूँ। 200 रुपये दिए, 200 रुपये की एक पर्ची मिल गई कि फ्यूचर में आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। मतलब ऑफकोर्स एक एक्सपायरी डेट भी डाल दी उन्होंने, और ऑफकोर्स 200 के बदले में मान लो मेरे को 300 का वाउचर मिल गया, है ना? तो वो जो वाउचर है वो तो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है, क्योंकि मैंने उसको ऑलरेडी पैसे दिए हैं। ऑप्शन नंबर 2, मेरे को वो वाउचर वैसे ही मिल गया। कोई प्रोडक्ट खरीद रहा था मैं, है ना, कभी कभार होता है ना, वो जो कुकर खरीदा, कुकर के अंदर से एक वाउचर निकल आया, तो मैंने वो उसके लिए पैसे तो दिए नहीं थे वाउचर के लिए, मेरे को तो वो एम ही मिल गया प्रोडक्ट के साथ, तो वो एक्शनेबल क्लेम है। या तो वो प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है। अब अगर प्रीपेड इंस्ट्रूमेंट है और मैंने उसके लिए पैसे दिए हैं, तो इसका मतलब वो अपने आप में तो मनी हो गया ना, मनी। वो वाउचर जो मेरे हाथ में है वो तो अपने आप में पैसा हो गया, कि मैंने इसके बदले में पैसे दिए हैं, और ये फिर पैसे का एक्ट कर रहा है कि मैं तेरे को दे रहा हूँ ये चीज़ और तू मेरे को इसके बदले में सामान दे। या वो एक्शनेबल क्लेम है कि मेरे को मिल गई चीज़, अब मैं तेरी कंपनी में वो चीज़ का क्लेम कर सकता हूँ ना, कि मेरे को इस वाउचर के बदले में जो सामान लिखा हो वो दे, ये मेरा क्लेम है। आई कैन टेक एक्शन ऑन डैट। फिर अब बात आ जाती है कि भाई अगर ये पीपीआई मनी है, मनी तो मनी तो गुड्स और सर्विसेज की डेफिनेशन से बाहर है। ओ, तो वाउचर की ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये गुड्स और सर्विसेज दोनों नहीं है, इसके ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं, ट्रांजैक्शन इन वाउचर्स के ऊपर कोई जीएसटी नहीं। सर अगर वो एक्शनेबल क्लेम्स है, तो एक्शनेबल क्लेम भी तुमने पढ़ा ना अभी, कि स्पेसिफाइड एक्शनेबल क्लेम को छोड़ के सारे एक्शनेबल क्लेम्स बाहर हैं, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज हैं, तो ऑफ कोर्स उसकी भी ट्रांजैक्शन के ऊपर जीएसटी लगेगा क्या? नहीं। ओ, तो ये क्लैरिफिकेशन आई थी, पेपर के लिए रेलेवेंट है? नहीं। ओके, एक और क्लैरिफिकेशन क्या आई कि भाई साहब ये जो वाउचर है ये हमने दे दिया अपने डिस्ट्रीब्यूटर को या डीलर को, मतलब पहले भी डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को ही दिए थे ऑफ कोर्स, है ना। वाउचर किसको मिलते हैं? कस्टमर को, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर को, इन सबको ही मिलते हैं पहले। अब वाउचर गया डिस्ट्रीब्यूटर या डीलर को, और क्या गया, एक एलजी का कूपन था, एक एलजी का डिस्ट्रीब्यूटर है जो एलजी का डीलर है, लेट्स से एलजी का, और एक एलजी कंपनी खुद है मैन्युफैक्चरर। 2 ऑप्शन है, या तो एलजी वालों ने बोला कि नहीं यार हमें ना ये वाउचर जो है कस्टमर तक पहुंचाने हैं, तो हम अपने डीलर्स के थ्रू पहुंचाएंगे, और डीलर को काम पे लगा दिए कि सुन 100 रुपये का वाउचर है, तू आगे कस्टमर को 100 रुपये में दे, और इसके बदले में तू मेरे से कमीशन ले लियो, ये जो तू मेरा काम करके दे रहा है ना, इसके बदले में तू मेरे से कमीशन ले लियो। अब यहाँ पे तो देखो, एजेंट जो डीलर है उसने तो सिर्फ काम करके दिया, और काम के बदले में उसने कमाई तो कर ली, कमीशन की कमाई। 100 रुपये से ली, 100 रुपये की चीज़ ली, 100 रुपये की आगे दे दी, उसका बीच में कोई मतलब नहीं था, सिर्फ उसने कमीशन कमा ली। इस कमीशन के ऊपर जीएसटी है, इस कमीशन के ऊपर जीएसटी है, ये क्लैरिफिकेशन आई है। लेकिन अगर कंपनी ने, जो एलजी वाले हैं, उन्होंने अपने बस वाउचर उनके पास पड़े हैं, डिफरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग पड़े हैं, और डीलर जो है वो खुद अपना दिमाग चलाते हैं कि हम इतना स्टॉक खरीदेंगे तो हमें ये वाला वाउचर मिल जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और उन्होंने क्या करा, 100 रुपये का कोई वाउचर खरीदा और आगे कस्टमर को 150 में बेच दिया।
होता ना, जैसे मैंने अभी बोला ना कि वाउचर कैसे होता है कि 200 रुपये का तुम खरीद रहे हो चीज़ और उसमें तुम 300 रुपये का सामान खरीद सकते हो, ऐसे वाउचर ही होते हैं नॉर्मली। तो डीलर ने क्या करा, 200 में खरीदा, 250 में भेज दिया कस्टमर को कि ये देखो जी आप मेरे से 250 में ले लो, आपको 300 का सामान देगी कंपनी। तो इसमें तो वो वाउचर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं, वाउचर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं। और जैसे मैंने तुम्हें बताया कि वाउचर्स ना गुड्स हैं ना सर्विसेज हैं, तो वाउचर जब वो 250 रुपये में बेचेगा, क्या वो 250 रुपये के ऊपर जीएसटी भरेगा? नहीं, क्योंकि वो गुड्स और सर्विसेज है ही नहीं। और ऑफकोर्स 200 रुपये के ऊपर कौन सा उसने आईटीसी लिया था, क्योंकि अगेन गुड्स और सर्विसेज नहीं है। ओह, तो जीएसटी अगर बेसिकली डीलर डिस्ट्रीब्यूटर को वाउचर मिल रहे हैं, किस बेसिस पे मिल रहे हैं? या तो वो प्रिंसिपल टू प्रिंसिपल बेसिस पे ले रहे हैं कि हम तुमसे 200 रुपये में ले रहे हैं, आगे 250 में बेच रहे हैं, हम बैठ के 50 रुपये खाएंगे। तो वो वाउचर्स की ट्रेडिंग कर रहे हैं और सेल परचेज माइनस कॉस्ट के ऊपर अपना मार्जिन कमा रहे हैं, उसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं है। लेकिन अगर डीलर डिस्ट्रीब्यूटर एजेंट के बेसिस पे आगे से 100 रुपये में लेके, मतलब पीछे से 100 रुपये में लेके आगे 100 रुपये में दे रहे हैं, तो उसके ऊपर वो जो कमीशन कमा रहे हैं उसके ऊपर जीएसटी है। और एक लास्ट में बचती है चीज़, ये तुम खुद पढ़ लेना, ठीक है, ये तुम्हें पीडीएफ तो मिल ही जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पे। इसमें क्या लिखा हुआ है एक और चीज़, कि अगर डीलर जो है वाउचर्स के बदले में या कोई भी सर्विस फीस के बदले में कुछ भी एडिशनल सर्विस देते हैं, ब्रांडिंग की, एडवर्टीजमेंट की, तो उसके ऊपर जीएसटी है, सिंपल। और अगर कोई वाउचर्स अनरिडीम्ड है, अगर कोई वाउचर्स पड़े रह गए एट द एंड ऑफ पीरियड, एक्सपायरी पीरियड के बाद वो पड़े रह गए अनरिडीम्ड वाउचर्स, तो उसका कुछ नहीं है। जैसे 500 के पुराने नोट थे ना पीले वाले, वो पड़े रह गए तो पड़े रह गए, किसी काम के नहीं है वो, तो उनको फेंक दो, उनके ऊपर कोई जीएसटी की इंप्लीकेशन है ही नहीं। ओके, ये क्लैरिफिकेशन आई थी, ये अमेंडमेंट थी तुम्हारे अटेम्प्ट के लिए मेनली। अब मैं तुम्हें एक छोटा सा वो बताता हूँ कि भाई ये जो एक्टिविटीज़, ये जो शेड्यूल 2 है और ये जो शेड्यूल 3 है, इसके ऊपर पेपर में क्वेश्चन आता कैसे? जैन 26 में ही, जैन 26 में ही 2 क्वेश्चन आए हैं भाई साहब। पांच नंबर का, और ये फ्री के मार्क्स, तुम अभी जो पढ़ के हटे हो उसके बेसिस पे तुम ही बता सकते हो। जैन 26 का क्वेश्चन पेपर है। स्टेट इन विच शेड्यूल, कौन से शेड्यूल में वो सप्लाई फॉल करती है ये बताना है, और ये बताना कि ये सप्लाई ऑफ गुड्स है, सर्विसेज है, या डीम्ड सप्लाई। डीम्ड सप्लाई शेड्यूल 1 ऑब्वियसली। तो बताओ, सर्विसेज बाय कोर्ट और ट्रिब्यूनल अभी पढ़ा, शेड्यूल 3 में ना सप्लाई ऑफ सर्विसेज, तो इसमें तुम लिखोगे नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एनी ट्रीटमेंट और प्रोसेस विच इज अप्लाई टू अनदर पर्सनस गुड, ऑफ कोर्स जॉब वर्क, सप्लाई ऑफ सर्विसेज। गुड्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ बिजनेस एसेट्स आर ट्रांसफर्ड और डिस्पोज्ड ऑफ, ये भी हमने पढ़ा है, सप्लाई ऑफ गुड्स शेड्यूल 2। सेल ऑफ लैंड बिल्डिंग, ऑफ कोर्स सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी इज शेड्यूल 3, नीदर सप्लाई ऑफ गुड्स नॉट सप्लाई ऑफ सर्विसेज। एंड परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस एसेट ऑन विच आईटीसी हैज बीन अवेल्ड, पढ़ा था तुमने शेड्यूल 1। ओ, शेड्यूल 1 की तुम एक मेमोरी टेक्निक क्या याद रख सकते हो? आई ए बी डिविलियर्स, आई ए बी डिविलियर्स, मैं ए बी डिविलियर्स, आई ए बी डिविलियर्स। तो आई इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज, ए एजेंट, बी बिजनेस एसेट, और डी डिस्टिंक्ट पर्सन्स। ठीक है, आई इंपोर्ट, ए एजेंट, बी बिजनेस एसेट एंड डी डिस्टिंक्ट पर्सन। ओके, अब आ जाते हैं साहब हम कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाई पे। हाँ जी, वी आर प्रोसीडिंग टुवर्ड द एंड ऑफ दिस वीडियो। कॉम्पोजिट सप्लाईज एंड मिक्स्ड सप्लाईज, सेक्शन 8 कॉम्पोजिट सप्लाई एंड मिक्स सप्लाई क्या होती है? देखो, जीएसटी लॉ में गुड्स के रेट अलग, सर्विसेज के रेट अलग, ठीक बात है। अब कभी एक बार तुमने देखा होगा गुड्स और सर्विसेज एक साथ सप्लाई करी जाती हैं, या बहुत सारी गुड्स एक साथ सप्लाई करी जाती है। अब ये भी तो हो सकता है कि 2 गुड्स का रेट अलग हो, जीएसटी रेट, तो उसमें फिर वो 2 गुड्स एक साथ सप्लाई करी जाती हैं, या एक गुड्स के साथ एक सर्विसेज सप्लाई करी जाती है। एग्जांपल देता हूँ कि तुम्हें लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग फ्री मिलता है, या साथ में मिलता है, या एक प्राइस पे मिल जाता है, मतलब वो एक ही दाम लगाता है कि ठीक है आप लैपटॉप भी ले लो और साथ में लैपटॉप का बैग भी मिल जाएगा। ये भी एक सप्लाई हो सकती है। और ऐसे ही कभी एक बार दुकानदार, तुमने देखा होगा, कुछ भी पैकेज बना देते हैं कि जैसे आप ना टाई के साथ ये ले लो, टाई के साथ पेन ले लो, या फिर आप शूज़ के साथ कैलकुलेटर ले लो, या फिर बोल दूँ, बोलना तो नहीं चाहिए यार, भगवान बचाए, बट या आप क्लासेस के साथ देसी घी का 500 ग्राम का डब्बा ले लो। तो
तो कुछ भी सप्लाईज आपस में कंजंक्शन में सप्लाई करी जा सकती हैं, एक सप्लाई के साथ दूसरी सप्लाई हो सकती है। तो इसमें भाई साहब देखना जरूरी था कि कॉम्पोजिट सप्लाई है मिक्स सप्लाई है। कॉम्पोजिट सप्लाई क्या होती है, ध्यान से सुनो, ये अब ध्यान से सुनो। कॉम्पोजिट सप्लाई मिक्स सप्लाई, कॉम्पोजिट सप्लाई की होती है जब एक सप्लाई दूसरे सप्लाई के साथ नॉर्मल है कि हाँ ये तो दो सप्लाईज ऑब्वियसली बंडल में ही जाती हैं, साथ में ही जाती हैं, तो नॉर्मली साथ, जैसे मैंने अभी पहले बोला कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग मिल गया, तो ऐसा कोई बड़ी बात तो नहीं कर दी ना मैंने कि लैपटॉप के साथ लेट से फ़ोन का कवर दे दिया, नहीं, लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग गया, लैपटॉप का क्लीनर गया, या लैपटॉप के ऊपर जो है ना कुछ लैपटॉप का सामान गया, माउस गया साथ में। तो ऐसी चीज़ें जो जो नॉर्मल पार्लेंस में जो देखा जाता है कि हाँ यार ये तो बिजनेस में एक साथ ही सप्लाई करी जाती हैं। कॉम्पोजिट सप्लाई कंप्राइजेस टू और मोर फ्लेक्सिबल सप्लाईज ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ आर विच आर नेचुरली बंडल्ड, नेचुरली जो तुम्हें देख के पता चलता है कि हाँ यार ये तो एक दूसरे के साथ ही चीज बेची जाती है। इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, की ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में तुम्हें दिखता है कि हाँ यार ये तो एंड वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई। ओ अब जैसे मैंने तुम्हें बोला कि लैपटॉप के साथ लैपटॉप बैग मिलता है, तो इसमें तुम्हें क्लियरली पता चलता है ना कि प्रिंसिपल सप्लाई कौन सी है, लैपटॉप। मेन सप्लाई किसकी है, लैपटॉप की। बैग की तो एंसिलरी सप्लाई है। ओ ठीक है, तो इसमें बस ध्यान के रखना है कि जो रेट ऑफ टैक्स लगता है डेट इज ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, डेट इज ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। कुछ क्लैरिफिकेशन भी सीबीआई से, जैसे तुम प्रिंटिंग ऑफ बुक्स, पैम्फलेट, ब्रोशर्स, एनुअल रिपोर्ट कराते हो, अब इसमें कंटेंट मेरा है, कंटेंट सारा मेरा अंदर, जो बुक्स के अंदर बनेगा, जो पैम्फलेट के अंदर कंटेंट होगा, जो ब्रोशर के अंदर कंटेंट होगा, वो कंटेंट मेरा है, मेरे को बस वो कंटेंट पेपर के ऊपर चाहिए। तो मैं उस बंदे से जिससे मैं बोल रहा हूँ कि यार इसको प्रिंट करके दे दे, क्या मैं उससे बुक्स ले रहा हूँ या मैं उससे प्रिंटिंग की सर्विसेज ले रहा हूँ? तो ये क्लैरिफाई किया गया कि नहीं भाई, कंटेंट तो आपका था ना, सिर्फ फिजिकल इनपुट्स उसके थे, सिर्फ फिजिकल जो पेपर वगैरह है वो उसका था, बाकी जो कंटेंट था वो मेन था। तो आपने सप्लाई ऑफ सर्विसेज ली है, प्रिंटिंग की सर्विसेज ली है मैंने, जो उसने साथ में पेपर दिया है, दैट इज एंसिलरी सप्लाई। ओके, लेकिन अगर मैंने किसी से एनवलप्स लिए, लेटर कार्ड लिए या बॉक्से लिए, अब मान लो एक तो होगा कि यार मेरे पास कंटेंट था, मैंने उसको बुक्स में प्रिंट करवा लिया, तो मैंने प्रिंटिंग की सर्विस ली, लेकिन लेट से मेरे को अपने नैपकिन चाहिए सचिन रेजा क्लासेस क्या, वो उसके ऊपर ठीक है मैंने उसको लोगो दे दिया कि सचिन रेजा क्लासेस लगा दे, SRC लिख दे, बट मेन तो मैंने उससे नैपकिन ली है ना, मेन तो मैंने उससे कोई एनवलप्स लिए है ना, तो इसलिए यहाँ पे सप्लाई क्या है, प्रिंसिपल गुड्स की। तो ये क्लैरिफाइड का, इसको तुम एज एज रट्टा भी मार सकते हो कि बुक्स, पैम्फलेट, ब्रोशर, एनुअल रिपोर्ट, जहाँ पे कंटेंट मेरा है वहाँ पे मैं उससे सर्विसेज की सप्लाई ले रहा हूँ, जहाँ पे एनवलप्स, लेटर कार्ड्स, बॉक्सेस, जहाँ से मैं उससे मेन चीज़ है मैं उसको डब्बा, मेरे को तो डब्बा चाहिए, ठीक है डब्बे के ऊपर मैंने अपना नाम लिखवा दिया, लेकिन मेरे को तेरे से मेन तो डब्बा चाहिए था ना, तो उससे मैंने गुड्स की सप्लाई ले ली। ओके ओके, टायर घिस गए, उसकी रीट्रेडिंग करवा ली, अब मेरे पास टायर था उसके ऊपर रबड़ चढ़वा ली मैंने, तो रबड़ चढ़वाने की मैंने सर्विसेज ले ली, ये तो होगी सर्विसेज। लेकिन रबड़ चढ़े चढ़ाए टायर जो उसके पास पड़े थे वो मैंने खरीद लिए, तो फिर मैंने उससे गुड्स खरीदी ना, फिर तो मैंने उससे टायर खरीद लिए ना। एक तो होता है मैंने अपने ही घिसे हुए टायर के ऊपर रबड़ चढ़वा ली, फिर से जो फ्रिक्शन के लिए जरूरी होती है ना वो चढ़वा ली, तो फिर वो हो गया सप्लाई ऑफ सर्विसेज। लेकिन एक होता है मैंने उससे रीट्रेडेड टायर्स दोबारा से ले लिए, तो वो सप्लाई ऑफ गुड्स हो गया। ओके ओके, कभी कभार देखा होगा तुमने, जो हॉस्पिटल में पेशेंट्स एडमिटेड होते हैं उनको फूड सप्लाई किया जाता है, तो वो जो फूड सप्लाई टू एडमिटेड इन पेशेंट्स है, डैट इज और कॉम्पोजिट सप्लाई, क्योंकि उसको मेन सप्लाई किसकी दी जा रही है, उसको हेल्थ केयर सर्विसेज, जो उसको मेन तो उस पेशेंट को हेल्थ केयर की सर्विस दी जा रही होती है ना, उसका जो भी ट्रीटमेंट चल रहा होता है, वो तो साथ में उसको एंसिलरी सप्लाई दी जाती है फूड की। ओह, तो जो फूड सप्लाई किया जाता है, दिस इज एंसिलरी टू प्रिंसिपल सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विसेज। सर इसका जैन 26 में ही सप्लाई चैप्टर में हमने अभी ये 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो देखा ही था शेड्यूल वाला, जैन 26 में ही इसकी एक एडजस्टमेंट आई है मेन क्वेश्चन में। कभी कभार मेन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट आ जाती है, मेन क्वेश्चन में एडजस्टमेंट ये थी, एक बंदे की आउटवर्ड ट्रांजैक्शन दी हुई थी और उसमें बोला था कि उसको हायरिंग रिसीट्स मिली थी, मतलब रिसीट्स मिली थी बेसिकली 9 लाख रुपए के पैसा मिला था फॉर सप्लाई ऑफ इंडस्ट्रियल हैवी मशीन्स, उसने इंडस्ट्रियल हैवी मशीन सप्लाई करी थी, और मशीन के साथ ना एक मशीन ऑपरेटर भी भेज दिया था, मशीन के साथ मशीन को चलाने वाला भी भेज दिया था। तो ये जो 9 लाख है इसमें से जो 2,25,000 है, दिस बिलोंग्स टू द सप्लाई ऑफ ऑपरेटर्स, जो उसने मशीन के साथ ऑपरेटर भेजे थे, बट दिस इज नॉट सेपरेटली चार्ज। ये भी बात ध्यान रखना,
कॉम्पोजिट सप्लाई या मिक्स सप्लाई का कंसेप्ट ही तभी आता है जब टू और मोर सप्लाईज आर प्राइस्ड एट अ सिंगल प्राइस। अगर सेपरेटली चार्ज कर दिए फिर तो बात ही खत्म ना, फिर तो क्लियर है गुड्स का रेट अलग, सर्विसेज का रेट अलग, या जो भी दो गुड्स सप्लाई करी उसमें गुड्स का रेट क्या लगेगा, सर्विसेज का क्या लगेगा, क्लियर हो गया ना। लेकिन अगर दोज आर सप्लाइड इन कंजंक्शन विद ईच अदर एट अ सिंगल प्राइस, देन वो कॉम्पोजिट और मिक्स सप्लाईज है। अब यहाँ पे उन्होंने लिख दिया भाई कि नॉट सेपरेटली चार्ज, ठीक है बात, तो इसका मतलब देखना पड़ेगा कि कॉम्पोजिट सप्लाई है मिक्स सप्लाई है। फिर उन्होंने बोल भी दिया कि एज पर इंडस्ट्री पॉलिसी ये जो मशीन है ये ऑलवेज ऑपरेटर के साथ जाती है। तो इन्होंने खुद ही बोल दिया कि भाई नॉर्मल नेचुरल कोर्स ऑफ बिजनेस में ये जो नेचुरली बंडल्ड है सप्लाई कि मशीन के साथ ऑपरेटर जाता ही है, ठीक है बात। अब यहाँ पे तुम खुद बताओ प्रिंसिपल सप्लाई क्या है। ये तो इस्टेब्लिश हो ही गया कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, ठीक है, क्योंकि नेचुरली बंडल्ड है। मिक्स सप्लाई क्या होता है, जो नेचुरली बंडल्ड नहीं होते, इतना कई डिफरेंस है। वो मैं आगे मिक्स सप्लाई दोबारा पढ़ाता हूँ अभी क्या होता है, बट इतना समझ लो कि जो नेचुरली बंडल्ड नहीं है वो मिक्स सप्लाई, ठीक है बात। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सर यहाँ पे गेम कैसे बदली क्वेश्चन में। 9 लाख इज योर कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है, उसमें प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, सप्लाई ऑफ मशीन, सप्लाई ऑफ इंडस्ट्री हैवी मशीन। अब इसमें ये क्वेश्चन में क्यों इंपॉर्टेंट था, बिकॉज नीचे उन्होंने दिया था कि जो मशीन की सप्लाई का रेट है वो है 12% और जो ऑपरेटर जाता है ऑपरेटर उसका रेट है 18%। तो अगर कोई बच्चा जाके पेपर में 9 लाख में से 2,25,000 के ऊपर लगाया है 18% और 9 लाख माइनस 225 डेट इज 675 के ऊपर जाके लगाया है 12%, तो वो फंस गया। ऑफ कोर्स नंबर कट गए, गलत हो गया, क्योंकि भाई तुम्हें कॉम्पोजिट सप्लाई समझनी चाहिए कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है और यहाँ पे रेट किसका लगेगा, रेट ऑफ टैक्स इज ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई। तो प्रिंसिपल सप्लाई यहाँ पे क्या थी, मशीनरी की, तो पूरे 9 लाख के ऊपर 12% लगना था। ये मैंने Jan 26 के जो मैंने सोल्यूशन वीडियो डाल रखी है उसमें भी बताया हुआ है, ओके। फिर आ जाती है साहब मिक्स सप्लाई क्या होती है, जहाँ पे 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज, ऑफ कोर्स फिर वही कंजंक्शन में करी जाती हैं फॉर अ सिंगल प्राइस, ऑब्वियसली सिंगल प्राइस, लेकिन वो कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है। बेसिकली अगर कोई कॉम्पोजिट सप्लाई नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई है। इसके एग्जांपल बहुत क्लियर है, टाई के साथ बेल्ट भेज दी, आपस में नेचुरली बंडल नहीं है तो वो मिक्स सप्लाई है। लेकिन जब तुम किसी होटल में रहने जाते हो उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट होता है तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है ना, पूरी इंडस्ट्री की प्रैक्टिस है ना, तो ये कॉम्पोजिट सप्लाई है। ओह सर मिक्स सप्लाई में फिर रेट ऑफ टैक्स कौन सा लगेगा, क्योंकि मेन बात तो रेट ऑफ टैक्स की है। तो सिंपल, जो भी उस मिक्स सप्लाईज में जितनी भी आइटम्स हैं उनमें से जिसका भी हाईएस्ट रेट है वो लग जाएगा, बात खत्म। बेसिकली मान लो एक गिफ्ट हैम्पर बना दी किसी ने दिवाली पे, जिसमें चॉकलेट, दूध, ब्रेड, पता नहीं क्या क्या उसने बंडल सा बना दिया। अब उसमें से जिसका भी हाईएस्ट रेट है, लेट से चॉकलेट के ऊपर 18% लगता है फॉर एग्जांपल, लगता मेरे को नहीं पता, लेट से 18% लगता है, तो वो भाई पूरे बंडल की वैल्यू के ऊपर 18% लग जाएगा। ओह हाँ, और इसमें एक छोटी सी चीज़ क्या है, जब बस की बॉडी बनती है ना, जब तुमने देखा होगा कोई बस की बॉडी बनती है, जो बस ट्रक की बॉडी बनती है, अब उसमें देखो गुड्स भी सप्लाई होती है, सर्विसेज भी होती हैं। अब उसको क्लासीफाई करना कि ये कॉम्पोजिट सप्लाई है, कॉम्पोजिट सप्लाई तो है ही है, क्योंकि ऑफकोर्स गुड्स और सर्विसेज दोनों साथ में सप्लाई हो रही हैं, ऑफकोर्स फॉर अ वन प्रोजेक्ट जो बस की बिल्डिंग है। बेसिकली उसमें लेबर भी लग रही है, उसमें लोहा भी लग रहा है, उसमें शीशा भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है। लेकिन वो कॉम्पोजिट सप्लाई गुड्स की होगी या सर्विस की होगी, वो डिपेंड करेगा कि प्रिंसिपल सप्लाई क्या है, ये कि जो कि बहुत ऑब्वियस सी बात है, तो तुम्हें पेपर में दिया होगा अगर ऐसा कुछ है तो। अब लास्ट चीज़ बचती है भाई साहब कि कभी कभार तुम्हारे कार की जब सर्विसिंग हो रही होती है ना, याद है, मतलब याद क्या है, अगर तुमने कार की तुमने कभी अपनी कार या बाइक की कभी सर्विसिंग करवाने गए हो ना, तो वहाँ पे ना जब तुम्हें वो बिल देंगे तो तुम्हें वहाँ पे लिख के देंगे कि हमने आपका जी एक ऑयल रिप्लेस करा था वो इतने रुपए का था, एक हमने आपकी बाइक वॉश करी थी वो इतने रुपीज़ की थी, एक हमने आपका ये पार्ट डाला था वो इतने रुपए का था। तो वहाँ पे ऑलरेडी लिस्टेड आउट होता है कि गुड्स इतने के इस वैल्यू के, सर्विस इतने की इस वैल्यू की। तो उसमें जब क्लियरली उन्होंने सेपरेट प्राइस चार्ज कर ही दिया तो फिर तो बात खत्म, वो सेपरेट प्राइस जो उनके रिस्पेक्टिव रेट्स हैं उसके ऊपर लग जाएगा, ठीक है बात। यस सर, इसी के साथ होता है तुम्हारा सप्लाई वाला चैप्टर खत्म। ये नोट्स तुम्हें मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है, जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। ऐसी और रिवीजन वीडियोस आ रही हैं, स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।